हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी पांडे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पॉलिटिक्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार वापस से याद दिला दूं, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने और भी बहुत सारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे फैमिली है, मैरिज, किनशिप, इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया था। पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं एंड इनमें पावर एंड अथॉरिटी क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। स्टेट क्या होता है? देखिए, जो पहले की सोसाइटीज हुआ करती थी, पहले बहुत साल पहले की अगर हम बात करें, मतलब सेंचुरीज बिफोर की अगर हम बात करें, तो पहले तो स्टेट या गवर्नमेंट जैसी चीजें नहीं होती थी। पहले तो सरकार वगैरह नहीं होती थी। हाँ, राजा लोग जरूर होते थे, लेकिन उसके भी बहुत पहले अगर मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल सोसाइटीज की बात करूं तो वहां पर तो गवर्नमेंट्स नहीं होती थी, स्टेट्स नहीं होते थे। वहां पर तो जनरली सभी लोग अपने अपने हाउस होल्ड यूनिट में रह रहे होते थे, उनके नेबर्स जरूर होते थे और एक सामाजिक एंटिटी वो थे, समाज में वो रहते थे। तो उस टाइम पे कैसे काम होता था, कैसे सोसाइटीज रन होती थी, तो वहां पर जो आपकी फैमिली, मैरिज, किनशिप, ये जो इंस्टीट्यूशंस थे ये वर्क करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे स्टेट इवॉल्व हुए, गवर्नमेंट्स इवॉल्व अप हुई। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है, ये अपन आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पॉलिटिक्स क्या होती है, तो यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में या एक नेशन में, एक कंट्री में जो भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ दैट एरिया, यानी उस एरिया के शासन को लेके जो भी एक्टिविटीज, प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। अब ये तो हमने देखा था कि पॉलिटिक्स जो है एक एरिया में ही हो सकती है, एक कंट्री में ही हो सकती है, या मैं कहूँ एक सोसाइटी में या एक स्टेट में हो सकती है। तो वो स्टेट क्या होता है अपन वो यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। So a state exists where there is a political apparatus of government ruling over a given territory। यानी कि एक स्टेट जो होता है वो वहां एग्जिस्ट करता है, एक ऐसी टेरिटरी पर एग्जिस्ट करता है, वहां पर होता है जहां पे पॉलिटिकल अपैरेटस ऑफ गवर्नमेंट होता है। जहां गवर्नमेंट होती है यानी कि वहां स्टेट होता है। अब पॉलिटिकल अपैरेटस ऑफ गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल क्या क्या वो ऐसे कौन कौन से राजनीतिक अधिकार कानून हैं जिसके तहत गवर्नमेंट होती है, तो जैसे आप मान लीजिए पार्लियामेंट हो गई, फिर उसके बाद में आपके सिविल सर्वेंट्स हो गए, यानी कि वो सारे यूनिट्स, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो पॉलिटिक्स के अंदर आती हैं, जहां भी वो सभी एग्जिस्ट करती हैं, जिस भी टेरिटोरियल एरिया पे, टेरिटरी पे वो एग्जिस्ट करती हैं, वहां पे स्टेट भी एग्जिस्ट करता है, राज्य भी एग्जिस्ट करता है। राज्य मतलब आपका ये वाला राज्य नहीं हो गया कि आपका एमपी, यूपी हो गया। हम यहाँ पे एक नेशन की बात करें, कंट्री की बात करें, और जब हम कंट्रीज की बात करते हैं, नेशंस की बात करते हैं, तो हम हर एक कंट्री को या पर्टिकुलर नेशन को स्टेट के नाम से, स्टेट वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये क्लियर है? Now government authority is backed by a legal system and by the capacity to use military force to implement its policies। अब देखो, हमने ये तो देखा कि जहां एग्जिस्ट करती है गवर्नमेंट वहां स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो ये जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होती है, यानी कि सरकार के पास में जो अधिकार होते हैं वो अधिकार कुछ लीगल सिस्टम से बैक्ड अप होते हैं, यानी कि उनके पीछे लीगली फोर्स काम कर रही होती है, लीगल फोर्स काम कर रही होती है, वो कानूनी होते हैं। और क्योंकि देखो, अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था कि एक पावर होती है, एक अथॉरिटी होती है। पावर यानी कि एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल की वो आपसे अपना काम करवा ले, अपने विल, जो भी उसकी अपनी विल है, अपनी इच्छाएं, वो आपसे पूरी करवा ले। और आप उसका काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये जो मेरे ऊपर पावर एनफोर्स कर रहा है, इसके पास में अथॉरिटी है, इसके पास में अधिकार है, और इसकी जो पावर है वो वैध है, मेरे लिए सही है, राइट है, जस्ट है, इसलिए मैं उसकी बात मानता हूं। तो वैसे ही गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के पास में पावर भी है
अथॉरिटी भी है। तो अब ये गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, इसके पीछे किसका हाथ है? वो कौन से ऐसे अधिकार हैं जिसे हम मानते हैं कि हाँ ये हमारे लिए सही है? तो वो है लीगल सिस्टम, कानूनी सिस्टम, है ना, यानी कि कानून है, उसके पीछे लॉ है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। एंड इसी कारण से अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसीज को, अपने प्लान्स को, अपने प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट मिलिट्री फोर्स यूज करके, मिलिट्री फोर्स यानी पुलिस यूज करके, अपने सर्वेंट्स को यूज करके, मिलिट्री को यूज करके, आर्मी को यूज करके अपने प्लान्स, पॉलिसीज को हमसे पूरा करवाती है, हमसे मनवाती है। अगर हम उसके अगेंस्ट में जाते हैं तो वो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मिलिट्री फोर्स को भी यूज कर सकती है। ऐसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, ऐसे सरकारी अधिकार होते हैं। और हम इन्हें क्यों मानते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि ये लेजिटिमेट हैं, फेयर हैं, जस्ट हैं, राइट हैं। क्लियर है? स्टेट का कंसेप्ट क्या है ये क्लियर है, गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या है ये आपको क्लियर है, आई होप। नाउ द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव स्टेट को किस तरीके से देखते हैं ये अपन समझ लेते हैं। सो द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव sees the state as representing the interest of all sections of the society। जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो स्टेट को किस तरीके से देखते हैं? वो ऐसे देखते हैं कि ये जो स्टेट है, ये जितने भी सेक्शंस रहते हैं सोसाइटी में, जितने भी सेक्शंस रहते हैं सोसाइटी में, जो भी सेक्शंस हैं, जितने भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, उन सभी के जो भी इंटरेस्ट हैं, उन सभी की जो भी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, जो भी वो चीजें चाहते हैं, उन सभी को पूरा करने के लिए स्टेट होता है। ठीक है, जितने भी सोसाइटी के सेक्शंस होते हैं, उन सभी सेक्शंस के सभी इंडिविजुअल्स के जो भी इंटरेस्ट होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए स्टेट जो है एग्जिस्ट करता है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये जो स्टेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं। ये जो इनका पर्सपेक्टिव है फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्टिव का, ये अपन चैप्टर 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि ये कौन होते हैं। तो जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, सबसे पहली चीज तो ये समाज में जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बहुत जरूरी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये समाज की नीड को पूरा करते हैं, सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ऐसा करते हैं कि ये जो समाज है, ये जो समाज के लोग हैं, ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और ये जो स्टेट है, ये सिर्फ जो डोमिनेंट सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। यानी कि जिन लोगों के पास में पावर है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करवा लेते हैं, जिनके पास में पावर नहीं है उनसे। तो ऐसा फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का सोचना है स्टेट को लेके। क्लियर है? अब देखो स्टेट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है स्टेट का, ये तो अपन ने समझ लिया। Now the modern states are very different from traditional states। अब जो आज के समय में जो states हैं, जो आज के टाइम पे states exist करते हैं, जो modern states हैं, ये traditional states से बहुत अलग है, बहुत different है। ये जो states हैं, ये traditional states से बहुत different हैं, बहुत अलग हैं। They are defined by sovereignty, citizenship and ideas of nationalism। आज के जो modern states हैं उनको हम 3 तरह से डिफाइन करते हैं, सोवर्निटी, सिटीजनशिप एंड नेशनलिज्म। अब ये सोवर्निटी, सिटीजनशिप एंड नेशनलिज्म क्या है ये अपन डिटेल में समझते हैं। सो फर्स्ट इज सोवर्निटी। सोवर्निटी या हिंदी में कहें संप्रभुता। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल ऑफ ए स्टेट ओवर अ गिवन टेरिटोरियल एरिया इज नोन एज सोवर्निटी। देखिए, स्टेट एग्जिस्ट करता है जब गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट और स्टेट दोनों ही एक टेरिटोरियल एरिया पर होते हैं, ये चीज हमको पता है। अब जब ये एक टेरिटोरियल एरिया में जो भी स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है वो स्टेट रूल कर रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया है, उस एरिया पर एक स्टेट है, वो स्टेट शासन कर रहा है। तो वो जो स्टेट शासन कर रहा है, जो रूल कर रहा है, तो उसका जो रूल है वो अनडिस्प्यूटेड है। ठीक है, उसका जो रूल है वो अनडिस्प्यूटेड है, इसे हम कहते हैं सोवर्निटी। अब देखो, अब तोड़ तोड़ के समझाएं, अब एक साथ समझते हैं चीजें क्या होती हैं। जैसे सपोज ये एक टेरिटोरियल एरिया है, इस टेरिटोरियल एरिया पर ये स्टेट है जो रूल कर रहा है। ठीक है,
और ये पूरे स्टेट में जो है ये सभी यहाँ पर स्टेट के इंडिविजुअल्स या उसके जो पीपल हैं, उसके जो नागरिक हैं वो रहते हैं। स्टेट रूल कर रहा है इस टेरिटरी के ऊपर, पॉलिटिकल रूल कर रहा है इस टेरिटरी के ऊपर, और उसका जो रूल है वो अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड यानी कि उसके रूल के बीच में, उसके शासन के बीच में कोई और सेकंड या थर्ड पर्सन आके इंटरप्ट नहीं करेगा। उसका जो रूल है वो अनडिस्प्यूटेड है, संप्रभु है, यानी कि वो खुद में बिल्कुल सुप्रीम अथॉरिटी है जो कि हमारे ऊपर रूल कर रहा है, जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, और उसके बीच में और हमारे बीच में कोई और थर्ड या सेकंड पर्सन नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में चले जाएं इंडिया के बारे में, है ना, जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो कंट्री हमारी, लोग हमारे, लेकिन रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स आके। तब हम सोवरेन नहीं थे क्योंकि तब हम उनके गुलाम थे। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, अब कौन है, सिर्फ हम हैं, हमारे लोग हैं, हमारी कंट्री है, यानी कि अब हम सोवरेन हो चुके हैं। हमारे ऊपर अब कोई भी सेकंड थर्ड पर्सन आके रूल नहीं करेगा, या हमारे रूल, हमारे शासन के बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। ऐसा एक कंट्री, ऐसा एक नेशन, ऐसा एक स्टेट होता है सोवरेन स्टेट या सोवरेन नेशन। क्लियर है आपको ये चीज? अब जब जो हम पढ़ रहे हैं कि जो मॉडर्न स्टेट्स हैं उनमें सोवरेनिटी होती है, यानी कि वो जो होते हैं वो संप्रभु होते हैं, उनका अपना एकल राज्य शासन होता है, उसके बीच में कोई सेकंड थर्ड पर्सन आके इंटरप्ट नहीं करता। ये चीज हमको पता है, ठीक है, ये चीज हम जानते हैं। Now the sovereign state was not at first one in which citizenship carried with its rights of political participation. अब देखो हम सोवरेन तो हो चुके थे, मॉडर्न स्टेट्स में आ चुके हैं, हम सोवरेन हो चुके हैं, लेकिन जो सोवरेन स्टेट के जो नागरिक होते हैं उन नागरिकों के पास में उनको उनके अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, हमको ये पता होता है कि हम सोवरेन हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमारे अधिकार क्या हैं इस राज्य के अंदर। हम इस राज्य के नागरिक हैं, हम इस स्टेट के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, तो हमारे क्या अधिकार है हमको ये नहीं पता। सो दीज वर अचीव्ड लार्जली थ्रू स्ट्रगल्स विच लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्क्स और एक्टिवली थ्रू ओवरथ्रू देम। अब देखो हम संप्रभु हो गए थे, तो पहले की सोसाइटीज में क्या होता था, जो वहां के राजा वगैरह होते थे, जो मोनार्क्स होते थे, वो लोग क्या कहते थे, वो कहते थे हम संप्रभु हैं और हम राजा हैं और हम ही हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर शासन करेंगे, कोई इसके बीच में नहीं आएगा। तो मोनार्की, ओलिगार्की, ऐसे सिस्टम्स प्रिवेल हो जाते थे। ये सारा कुछ पॉलिटिक्स का मामला है, अपन को यहाँ पे सोसाइटी से रिलेट करके समझना है। तो देखो क्या था कि नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता था, तो उन्हें कैसे पता चला कि हमारे क्या अधिकार हैं? उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने अपने इन अधिकारों को पाने के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये चीज जानी कि अगर हम इस राज्य के नागरिक हैं तो हमारे भी कुछ अधिकार है, एक तो एज अ ह्यूमन बींग्स भी हमारे अधिकार है, और एक हम इस देश के, इस राज्य के नागरिक हैं तो भी हमारे अधिकार हैं। तो उन अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई करी, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ये सभी मूवमेंट्स जो थे, यहाँ पर नागरिक अधिकारों, सिटीजनशिप राइट्स की बात हुई। ठीक है, सोवरेन नेशंस होती हैं, मॉडर्न स्टेट्स जो होते हैं, ये हमको पता है। वहां पर जो सिटीजन्स रहते हैं उनके अपने अधिकार होते हैं जिसके लिए उन्होंने लड़ा। जैसे अपन ने सेकंड चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह देखा था, एनलाइटनमेंट देखा था, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो रहे थे, है ना, लोग चीजों को जान रहे थे। वैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इक्वालिटी की बात होने लगी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इन सारी चीजों की बात होने लगी और लोग अपने अधिकारों को जानने लगे। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमको ये पता था कि हमारा राज्य है, हमारा अधिकार है, कोई आके हमको मारे नहीं, राइट टू इक्वालिटी, ये सारे सिटीजनशिप राइट्स की बात हो रही थी। अब ये सिटीजनशिप राइट्स क्या होते हैं ये अपन अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में समझने वाले हैं। तो आपको सोवर्निटी तो क्लियर है कि सोवर्निटी क्या, एकल राज्य, मतलब एकल संप्रभु राज्य, जहां पर कोई ऊपर हमारे आके ये नहीं कह सकता कि हम भी इस कंट्री के ऊपर रूल करते हैं, यहाँ पर हमारा भी शासन है ना। क्या याद रखना आपको, अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल ऑफ अ स्टेट ओवर अ गिवन टेरिटोरियल एरिया इज कॉल्ड सोवर्निटी। पॉलिटिक्स में आप ये सारी चीजें पढ़ते ही होंगे। अब ये सिटीजनशिप राइट्स क्या होते हैं, तो देखो जो सिटीजनशिप के राइट्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स। सिविल नागरिक अधिकार, पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार, सोशल आपके सामाजिक अधिकार। ये 3 प्रकार के अधिकार होते हैं हर एक नागरिक के पास में, हर एक सिटीजन के पास में। अब ये कौन सा अधिकार होते हैं ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिविल राइट्स। सिविल राइट्स क्या होते हैं, नागरिक अधिकार क्या होते हैं, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू लिव वेयर दे चूज।
हर एक इंडिविजुअल के पास में फ्रीडम है, हर एक इंडिविजुअल फ्री है ये चीज चूज करने में कि वो कहाँ पे रहना चाहता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू लिव वेयर दे चूज, वो जहां भी रहना चाहते हैं उनके पास में फ्रीडम होनी चाहिए कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, हम इधर रहना चाहते हैं, हम इस कंट्री का पार्ट होना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, जो भी वो जिस जहां भी रहना चाहते हैं उस चीज को वो चूज कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे रहना है, तो उनके पास में फ्रीडम हो, ये पहला अधिकार। दूसरा, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, उनके पास में अपनी प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार होना चाहिए कि यानी कि वो जहां भी रहना चाहते हैं तो रहेंगे, तो उनके लिए प्रॉपर्टी भी जरूरी है, घर जरूरी है, तो वो प्रॉपर्टी ओन कर सकें। ठीक है, जो प्रॉपर्टी वो चाहते हैं उसको वो ओन कर सकें, खरीद सकें, ये अधिकार उनके पास में होना चाहिए। राइट टू इक्वल जस्टिस बिफोर लॉ, हर एक इंडिविजुअल, हर एक नागरिक कानून के सामने, कानून की नजरों में एक समान होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन, मैं जो भी बोलना चाहती हूँ, मेरा जो भी विचार है, मैं उन विचारों को आपके सामने एक्सप्रेस कर सकूं। ठीक है, मेरे जो भी बिलीफ्स हैं, मेरी जो भी रिलीजन है, मैं उसको मान सकूं, मैं उसको प्रैक्टिस कर सकूं, इस चीज की भी फ्रीडम मेरे पास में होनी चाहिए। ये होते हैं सिविल राइट्स। ठीक है, ये क्लियर है, ये होते हैं आपके सिविल राइट्स। ऐसे ही ढेर सारे राइट्स और भी होते हैं सिविल राइट्स। ठीक है, तो ये इन जनरल जो सिविल राइट्स होते हैं ये आपके वो सिविल राइट्स हैं, ये वो आपके नागरिक अधिकार हैं। दूसरे हैं आपके पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स यानी कि द राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, जब भी इलेक्शंस होंगे, चुनाव होंगे, तो आप अगर 18+ हैं, ठीक है, जैसे आपकी कंट्री में एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम चलता है, तो आप 18+ हैं तो आप जाइए, जाके वोट दीजिए, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करिए। राइट टू स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस, आप किसी पब्लिक ऑफिस में जाना चाहते हैं, कोई चीज पता करना चाहते हैं, आपको वो अधिकार होना चाहिए। आप खुद इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, आपको उस चीज का अधिकार होना चाहिए। इलेक्शन में कोई चीज हुई है और आपको उसके बारे में सवाल है, तो वो सवाल पूछने का अधिकार आपके पास में होना चाहिए। वोट देने का अधिकार आपके पास में होना चाहिए। अब जैसे अगर आप वोट देने की बात करो तो हम देखते हैं कि वुमेन्स को वोटिंग राइट पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत बाद में मिला, बहुत सालों बाद में मिला। तो ये जो राइट्स हैं ये हर एक नागरिक के पास में होने चाहिए। थर्ड आते हैं आपके सोशल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल राइट्स आपके सामाजिक अधिकार क्या क्या है, आप समाज में रहते हैं तो समाज में भी आपके कुछ अधिकार हैं। द राइट टू एंजॉय सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, यानी कि आपके पास में ये अधिकार होना चाहिए कि आप मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड सिक्योरिटी एंजॉय कर पाए। आपके पास में पहले तो सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए समाज में। दूसरा, आपके इकोनॉमिक वेलफेयर हो, ठीक है, आपका आर्थिक कल्याण हो, आपकी आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है। ठीक है, ये आपका सोशल राइट है कि आपके पास में आर्थिक सुरक्षा, आपका आर्थिक कल्याण हो। आप इकोनॉमिक्स में अपन ने जैसे क्या चीज पढ़ी थी कि आप वर्क करते हो कुछ अर्न करने के लिए, तो वो वर्किंग का राइट आपके पास में होना चाहिए। जैसे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सारी चीजें आपके सामाजिक अधिकार में आती हैं। दूसरा क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स, आपके पास में हेल्थ बेनिफिट्स होना चाहिए। अगर आपके स्वास्थ्य को कोई परेशानी हो जाती है, आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको, ये सरकार का काम है कि सरकार आपको जो है हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, वो आपके लिए हॉस्पिटल्स बनवाए, वहां पर अच्छी फैसिलिटीज हो, वहां पर सारा इलाज आपको मिले, ये आपके सामाजिक अधिकार हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अब मान लीजिए जो है राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, रोजगार नहीं दे पा रही सरकार आपको, तो अगर वो आपको रोजगार नहीं दे पा रही है तो वो जो बेरोजगारी आप झेल रहे हो, उस बेरोजगारी के लिए आपको कम से कम कुछ अलाउंस दे, कुछ भत्ता दे, कुछ तो दे। ठीक है, तब तो आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो पाएगी, तब तो आप अपना जो है पालन पोषण आगे कर पाएंगे, अपना भी और अपने परिवार का भी। देन सेटिंग ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ वेजेस, एक मिनिमम लेवल ऑफ वेज सेट कर दिया जाए कि कोई भी काम, छोटे से छोटा भी काम अगर किया जाए तो एटलीस्ट उसको इतने रुपए तो मिले। जैसा मान लीजिए आप बोलेंगे जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, है ना, जो डेली जो है वेजेस कमाते हैं, डेली काम करते हैं और डेली कमाते हैं, तो आप बोले कि आप तो बस जो है लेबर का काम करते हो। जैसे मान लीजिए कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में आपको एक दिन का काम मिल गया कि आप वहां पे जाएंगे और जितनी भी ईंटें हैं उनको इकट्ठा करके ऊपर तक चढ़ाएंगे। मान लीजिए एक दिन आपने इतना काम करा और आपको जो है बिल्डर ने सिर्फ 100 रुपए दे दिए कि जाओ, मेरे को तो तुम्हें इतने ही देने थे, तुम चले जाओ, तो आपको जरूरत थी आप 100 लेके आ गए। लेकिन हमारी क्या एज अ सामाजिक, आप
सामाजिक व्यक्ति हो, आप समाज में रहते हो, तो ये सरकार को हम ये चीज याद दिलाते हैं, ये उसकी ड्यूटी है कि आप एक इतना लेवल ऑफ वेजेस सेट कर दीजिए कि इतने काम के लिए इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। जैसे कि अगर आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, आप एक दिन के लिए भी लेबर दे रहे हैं, तो आपको उस एक लेबर का पैसा एटलीस्ट कुछ नहीं तो 300 साढ़े 300 रुपए हो। तो यानी कि आप एक वेजेस का लेवल सेट कर दो, ये आपका सामाजिक अधिकार है। तो कुछ इस तरीके से ढेर सारे राइट्स एक सिटीजन के पास में होते हैं, मतलब ढेर सारे होते हैं, ये तो आप समझ लो कि हमने 2% राइट्स को बस यहाँ पर डिस्कस किया, क्योंकि हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि जो मॉडर्न स्टेट्स होते हैं उनमें 3 चीजें होती हैं, सोवर्निटी होती है, सिटीजनशिप होती है और नेशनलिज्म होता है। सोवर्निटी क्या है ये हमने समझा, सिटीजनशिप क्या है, यानी कि आप एक राज्य के नागरिक हो तो आपके पास में कुछ अधिकार होंगे। ये कहाँ पे होता है, ये मॉडर्न स्टेट्स में होता है। तो क्या अधिकार होते हैं एक नागरिक के पास में, सिविल राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, सोशल राइट्स होते हैं। तो वो सिविल पॉलिटिकल सोशल राइट्स क्या होते हैं, ये हमने यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस किया है। ओके, सो द ब्रॉडनिंग ऑफ सोशल और वेलफेयर राइट्स लेड टू द वेलफेयर स्टेट। अब हम इन राइट्स की, इन अधिकारों की बात क्यों करते हैं, हम सोवर्निटी की बात क्यों कर रहे हैं मॉडर्न स्टेट्स में हम, ठीक है। हम देखो, सबसे पहले तो हम सोवर्निटी की बात मॉडर्न स्टेट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे शासन के बीच में कोई और आए। अगर ऐसे ही हम जो है सोवरेन नहीं होंगे और बहुत से लोग आ जाएंगे और हमारे ऊपर शासन करने लगेंगे, हम संप्रभु नहीं रह जाएंगे, तो हमारी कंट्री का अपना कोई वजूद नहीं होगा, ठीक है। हम जो है डिपेंडेंट हो जाएंगे, डिपेंडेंट कंट्री हो जाएंगे, या फिर मैं कहूँ हम वापस से गुलामी वाली उसमें चले जाएंगे एरा में, जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो इसीलिए सोवरेन होना एक हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हम सोवरेन हैं। देन हम सिटीजनशिप की बात कर रहे थे, तो सिटीजनशिप एज अ नागरिक आपके कुछ राइट्स होते हैं। अब देखो, आप क्या करते हो इन जनरल, अगर आप देखो तो आप एक सरकार को चुनते हो, आप उसको वोट देते हो, ठीक है। फिर वो सरकार जो है आती है, सेंटर में आती है, स्टेट्स में आती है, फिर वो आपके लिए पॉलिसीज प्लान्स लेके आती है। सरकार हमने बनाई है, हमने क्यों बनाई है, सरकार हमारे लिए काम करेगी। अगर आप एक छोटे से ग्रुप को देखो, आप एक छोटा सा ग्रुप देख लो, आप अपनी क्लास का एक ग्रुप देख लो, आपके उस क्लास के ग्रुप में एक मॉनिटर होता है, ठीक है, या आपके अपनी क्लास में एक मॉनिटर होता है। वो मॉनिटर क्यों होता है कि क्लास में सारी चीजें अच्छे से रहें, डिसिप्लिन बना रहे, टीचर के एब्सेंस में सारा काम हो। या फिर एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, क्लास में एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्लास का सीआर होता है। वो क्या करता है, क्लास को क्या जरूरत है, क्लास की क्या नीड्स हैं, क्लास में किस चीज की जरूरत है, टीचर के अकॉर्डिंग क्या चीज चाहिए, सारी चीजों को जो है वो देखता है, ठीक है, कि क्या जरूरत है क्या नहीं। उसको आप सीआर क्यों बनाते हो, क्योंकि उसके अंदर लीडर की क्वालिटीज होती हैं। वैसे ही एक राज्य में आप गवर्नमेंट क्यों चूज करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि भाई इसके पास में क्वालिटी है, ये मेरे अच्छे के लिए बात कर सकता है। तो मतलब हमने गवर्नमेंट क्यों चूज करी, कि हमारे लिए काम करो, ठीक है। तो वैसे ही सिटीजनशिप हो, आप उस राज्य के नागरिक हो, तो आपके कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों को आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो। अब ये सिटीजनशिप वाले राइट्स के थ्रू हुआ क्या क्या फायदा हुआ हमको इस चीज से, तो देखो, हमने सोशल और वेलफेयर राइट्स की बात करके वेलफेयर स्टेट की बात करना शुरू कर दी, कल्याणकारी राज्य की बात करना शुरू कर दी। इससे क्या हुआ, which established in western societies after the second world war। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वेस्टर्न सोसाइटीज में वेलफेयर स्टेट की बात होने लगी, और इंडिया तो वेलफेयर स्टेट की ही बात करता है, ठीक है। इंडिया तो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है, यानी कि जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, वो आपके कल्याण की बात करेगा, उनके सिटीजन्स के अच्छे के बारे में सोचेगा कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। पहले के स्टेट्स कैसे होते थे, पहले स्टेट्स में ये चीज चलती थी कि जितनी ज्यादा हो सके हम टेरिटोरियल एरिया को अपने अंदर कर लें, जमीन को हड़प लें, ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य का फैलारा करें, तो उससे क्या होगा, हमारे पास में ज्यादा इनकम जनरेट होगी, हम ज्यादा बड़े राज्य के होंगे तो हम बड़े राजा बन जाएंगे। लेकिन फिर बाद में मॉडर्न स्टेट्स का कॉन्सेप्ट इवॉल्व अप होने लग गया। जब स्टेट्स मॉडर्न हो गए, गवर्नमेंट्स आने लग गई, अब ये राज शासन वाली चीजें नहीं होती थी, सब जगह इतनी नहीं होती थी, मोनार्की, ओलिगार्की, देन डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सारे स्टेट्स जब एग्जिस्ट करने लगे, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, तब हम वेलफेयर स्टेट की बात करने लगे थे। एंड वाइल इन सोशलिस्ट कंट्री दिस सेक्टर हैड फार रीचिंग प्रोविजंस, इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्री दिस वाज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट। अब जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी, जो समाज के लिए सोचती थी और समाज के ही स्तर पर कार्य करती थी, उन कंट्रीज के लिए वेलफेयर स्टेट
एक बहुत ही फार रीचिंग प्रोविजन था। मतलब वो चाहते थे कि हम वेलफेयर स्टेट की बात करें, और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो डेवलप कर रही थी, उनके लिए अपने नागरिकों को इतनी ज्यादा कल्याणकारी सेवाएं देना, इतनी ज्यादा वेलफेयर पॉलिसीज, प्लान्स, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। All over the world today, these social rights are being attached as liabilities on the state and hindrance to economic growth. अब देखो, जब हम सोशल राइट्स की बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इन सारे राइट्स की बात करते हैं, हम नागरिकों की बात करते हैं। जब हम केवल नागरिकों की बात करते हैं, देखो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फैमिली होती है, फैमिली के अंदर क्या होता है, लव होता है, इमोशनल बॉन्ड होता है, सपोर्ट होता है, सारी चीज होती है। तो क्या आप लव, इमोशन, इनके तहत पूरा अपना जीवन निकाल दोगे? आपको किस चीज की जरूरत होगी? आपके लिए एक इकोनॉमिक प्रोविजन जरूरी है, एक इकोनॉमिक लाइफ जरूरी है, अर्निंग जरूरी है। जब आप अर्न करोगे तब आप अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर पाओगे। वैसे ही एक समाज, एक राज्य के लिए, एक स्टेट के लिए सिटीजन की राइट्स को देना जरूरी है, सिटीजन्स के वेलफेयर की बात करना जरूरी है, लेकिन उनके वेलफेयर के साथ साथ इकोनॉमी को, स्टेट की इकोनॉमी को ग्रो करना भी बहुत जरूरी है। स्टेट की इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी तो कितना ही कल्याण कर लो लोगों का, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, मान लो कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, स्टेट में कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है, कोई गुड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करोगे, क्या कल्याण करोगे लोगों का? आपकी वो केवल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको वोट देंगे, फिर आप उनका कल्याण कैसे करोगे? उनके पास में गुड्स नहीं है, सर्विसेज नहीं है, पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, कैपिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के साथ साथ इकोनॉमिक्स ग्रोथ की भी जरूरत होती है। और इन दोनों चीजों को बैलेंस करना आज के टाइम में हर एक नेशन के लिए, हर एक स्टेट के लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन हर एक स्टेट वेलफेयर स्टेट की जो प्रोविजन है उससे अपने आप को जोड़े हुए रखता है। ठीक है, उससे अपने आप को जोड़े हुए रखता है, यानी कि हर एक स्टेट अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के बारे में बात करता है, इसलिए वेलफेयर स्टेट की बात हम करते हैं। ठीक है, तो सोवरेनिटी एंड सिटीजनशिप, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेशनलिज्म की तरफ। नेशनलिज्म क्या होता है देखते हैं। सो इट रिफर्स टू अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड बिलीव्स प्रोवाइडिंग द सेंस ऑफ टुगेदरनेस एज अ पार्ट ऑफ सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी। सेट ऑफ सिंबल्स एंड बिलीव्स, सेंस ऑफ टुगेदरनेस, सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी, तीन चीजें नोट कर ली हमने इस डेफिनेशन में। देखो क्या कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे बिलीव्स जिसके तहत हम जितने भी लोग एक जगह पे रहते हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस आए कि हाँ, हम सभी एक दूसरे के साथ हैं, हम सभी एक हैं, एंड हम सभी एक सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरह काम करें, एक एकल राजनीतिक समुदाय की तरह हम काम करें, हम सभी एक साथ हैं, हम सब साथ साथ हैं वाली फीलिंग के साथ जब हम काम करेंगे, एक साथ रहेंगे, और कुछ हमारे सिंबल्स होंगे, कुछ बिलीव्स होंगे, कुछ मान्यताएं होंगे, तब हमारे अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट होगी, तब हम एक नेशनलिस्ट कहलाएंगे, एक नेशनलिस्ट कंट्री, एक नेशनलिस्ट स्टेट कहलाएंगे। और क्या डायमेंशंस होते हैं इसके अपन आगे देखते हैं। तो 10 इंडिविजुअल्स फील अ सेंस ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंग इन बीइंग ब्रिटिश, इंडियन, इंडोनेशियन और फ्रेंच। जब आप कहते हो कि मैं एक इंडियन हूं, मैं एक भारतीय हूं, या हम कहते हैं कि गर्व से कहो कि भारतीय हो, वैसे ही जो दूसरी कंट्री के लोग हैं, वो जो ब्रिटिशर्स हैं, वो अपने आप को ब्रिटिश कहने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। जो फ्रेंच के लोग हैं, वो अपने फ्रांस के लोग हैं, वो अपने आप को फ्रेंच कहने में बहुत प्राउड फील करते हैं। इवन जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी कहने में बहुत प्राउड फील करते हैं। वैसे ही हम इंडियन अपने आप को इंडियन कहने में बहुत प्राउड फील करते हैं। हम कहते हैं गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। तो देखो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, ये गर्व क्यों करना है हमको अपने ऊपर? तो देखो इसमें क्या है कि जब आप भारतीय हो तो आपको पता है कि आपकी भारतीयता की क्या विशेषताएं हैं। हम सभी भारतीय एक हैं, हमारे अंदर यूनिटी, हम डाइवर्स जरूर हैं पर हमारे अंदर एक यूनिटी है, हमारे अंदर यूनिटी है। हमें पता है हम सभी एक साथ हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कितने ही डिफरेंसेस हो, लेकिन जब एकता की बात आएगी तो हम सभी यूनाइटेड हैं, हम सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। हमारे अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ टुगेदरनेस है, हम सभी एक सिंगल कम्युनिटी हैं,
हमारे लिए हमारे सेट ऑफ सिंबल्स एंड बिलीव्स क्या हो जाते हैं कि हमारा नेशनल फ्लैग है, हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा नेशनल सॉन्ग है, जब भी वो हमारे कानों में सुनाई आता है तो हम खड़े हो जाते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आदर के साथ उसको देखते हैं। हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में इतना अपने मतलब प्राणों का बलिदान दे दिया, जो शहीद हो गए, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके आपको एक नेशनलिस्ट बनाती हैं, आपको इंडियन बनाती हैं। और ऐसे ही हर एक कंट्री के, हर एक नेशन के अपने बिलीव्स हैं, यानी कि मॉडर्न स्टेट्स में नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो बहुत ज्यादा आगे हो चुकी है। एंड नेशनलिस्ट की जो फीलिंग है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, वो मॉडर्न स्टेट्स में हमको देखने को मिलती है। Then people always felt some kind of identity with social groups of one form or another, but nationalism made its appearance with the development of the modern states. पहले के टाइम में क्या होता था, हम एक ग्रुप को बिलोंग करते थे, हम एक समूह को बिलोंग करते थे, या शायद पहले के टाइम में जैसे रिलीजन्स हुआ करते थे, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रिलीजन्स हुआ करते थे, बहुत बहुत पहले की बात कर रहे हैं अपन, है ना, ट्रेडिशनल सोसाइटी की बिल्कुल बात कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता था, जैसे आप हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आपको जो आपके रिचुअल्स हैं, जो भी आपका रिलीजन है, उसमें जो भी चीजें होती हैं, जैसे पूजा होती है, सुबह जल्दी उठना है, फिर इतने टाइम पे खाना खाना है, फिर उसके बाद में भगवान को पूजना है, और हमारे ढेर सारे भगवान हैं, फिर भगवान हमें ऐसा करते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं, फिर हमारा जो एक पूरा समुदाय, एक जो पूरा ग्रुप है, हम सभी साथ में रहते हैं, हमारे इंटरेस्ट एक जैसे। तो हम जब अपने आप को उस ग्रुप से देखते थे, तो यानी कि पहले की सोसाइटी में हम अपने आप को किसी एक ग्रुप से बिलोंग करके देखते थे, और उस ग्रुप के होने में हमें गर्व फील होता था। लेकिन और ऐसा हर एक कम्युनिटी में होता था पहले के टाइम में, मतलब पहले के टाइम में छोटे छोटे ग्रुप्स हुआ करते थे। लेकिन मॉडर्न स्टेट में क्या हुआ, कंट्रीज की बात होने लगी, नेशंस की बात होने लगी, और ऐसे में नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग है वो निकल के बाहर आई। ठीक है, नेशंस की बात मैंने आपको बताया ना कि एक पूरा ग्लोब है, पूरे ग्लोब में ना जाने कितनी कंट्रीज है, और हर एक कंट्री की अपनी एक आइडेंटिटी है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक आइडेंटिटी है जिसे हम कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो वो होता है आपका नेशनलिज्म, जिसे हमने मॉडर्न स्टेट में, जिसका डेवलपमेंट हमने देखा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जैसे आपको याद होगा, अपन जब ने चैप्टर 1 पढ़ा था, तो वहां पे एक लाइन थी कि जब हम फॉरेनर्स के साथ में होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी, यानी हम इंडिया को बिलोंग करते हैं ना। जब हम फॉरेनर्स के बीच में होते हैं और हम कोई बात कर रहे होते हैं अपने समाज के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, और अगर हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, यानी कि हम हमारे अपनी सोसाइटी इंडिया की बात कर रहे हैं, यानी हम अपने नेशन की बात कर रहे हैं। तो ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से इवॉल्व अप हुआ, मॉडर्न स्टेट में, यानी मॉडर्न टाइम्स में हम नेशनलिज्म की बात करते हैं। अब नेशनलिज्म के और क्या डायमेंशन है, ये अपन आगे देख लेते हैं। So the contemporary world is marked both by a rapid expansion of global market as well as intense nationalist feelings and conflicts. आपको याद होगा, हमने वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में ग्लोबलाइजेशन देखा था, जहां हमने देखा था कि चेंजिंग मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग हम जो है अपने प्रोडक्शन को भी चेंज कर लेते हैं, और उस टाइम पे बड़ा ही कंपटीशन था फर्म्स एंड कंट्रीज के बीच में। ये चीज आपको याद होगी, हमने देखा था ग्लोबलाइजेशन में। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो टाइम था, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड था, वहां पर हम बाउंड्रीज जरूर नहीं थी, जहां पर बाउंड्रीज नहीं थी तो हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे, हम सभी घूमते थे एक दूसरे नेशन में। लेकिन हमारे अंदर एक नेशनलिस्ट की जो फीलिंग थी वो हमेशा जागरूक रहती थी। हम कहीं भी चले जाएं, यानी कि अगर आप देखो, आप विदेश में जाओ और आपको इंडिया का कोई प्रोडक्ट वहां पे दिखे, आपको कोई इंडिया की चीज वहां पे लोगों को यूज करते हुए आपको मिले, तो आपको बड़ा जो है ऐसे गर्व फील होता है कि वाह यार, हमारी कंट्री की चीज थी, देखो हमारे नेशन की चीज थी, आज ये लोग इसे यूज कर रहे हैं। जैसे आप कभी फॉरेनर्स को देखते हो, जब वो जो है आपके यहाँ पे आती हैं तो वो आपके जैसा कल्चर अपना लेते हैं, साड़ी पहनना, सूट पहनना, तो वो उस चीज में उनको खुशी मिलती है। लेकिन आपको उन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है वाह यार, ये मेरे कंट्री की चीजें हैं, मेरे नेशन की चीज है, और ये लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, यानी मेरा नेशन कितना जो है मतलब बड़ा है। योगा की अगर हम बात करें, योगा इंडिया में इवॉल्व अप हुआ। ठीक है, योगा का जो है इवोल्यूशन हुआ वो इंडिया में हुआ। आज पूरा वर्ल्ड योगा को फॉलो करता है। ठीक है, तो यानी कि हमको ये चीज बड़े गर्व से हमको ऐसा कहने में लगता है कि यार योगा हमारे यहाँ इवॉल्व अप हुआ, लेकिन आज उसको पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। हमारे यहाँ का मतलब क्या है, मेरा नेशन, मेरा अपना देश। तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हमको आज भी देखने को मिलती है। भले ही हम ग्लोबलाइजेशन के टाइम में आ गए, लेकिन ये फीलिंग आज भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह अभी भी है।
So sociology has been interested in the broader study of power, not just with formal apparatus of government. तो अब ये अपन ने पढ़े कि मॉडर्न स्टेट्स में कितने डायमेंशंस हैं। तो सिटीजनशिप देखा हमने, जो जहां से वेलफेयर स्टेट की बात होती है, सोवर्निटी देखा हमने जहां पर हम इंडिपेंडेंट नेशन की बात करते हैं, नेशनलिज्म हमने देखा जहां नेशनलिस्ट इंटेंस नेशनल फीलिंग्स हमारे अंदर होती है। तो मॉडर्न स्टेट्स के ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या मॉडर्न स्टेट इन 3 चीजों से डिफाइन होता है, ये हमने देखा। पॉलिटिक्स एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, उसमें हमने देखा कि स्टेट क्या होता है। एंड सारी चीजों में जो चीज निकल के आती है वो है कि अगर स्टेट भी एग्जिस्ट कर रहा है या गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो वहां पे पावर है। तो सोशियोलॉजी बहुत ही वाइडर सेंस में पावर को स्टडी करती है, वो केवल गवर्नमेंट के अंदर जो पावर है उसको ही नहीं स्टडी करती, बल्कि वाइडर सेंस में पावर कहाँ कहाँ रिसाइड करती है, ये सारी चीजों को हम सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इट हैज बीन इंटरेस्टेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन पार्टीज, क्लासेस, कास्ट एंड कम्युनिटीज। देखो हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, पॉलिटिक्स से, जहां पर हम बात करते थे कि गवर्नमेंट होती है एंड पावर होती है एंड अथॉरिटी होती है। अब वहां हमने क्या देखा था कि पावर एंड अथॉरिटी गवर्नमेंट के ही हाथों में होती है, लेकिन यहाँ पर जब हम सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पावर कहाँ कहाँ रिसाइड कर रही है। पावर कहाँ कहाँ रिसाइड कर रही है? पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, क्लासेस के अंदर, ठीक है, सोसाइटी में जितनी भी क्लासेस हैं उनके पास में भी पावर होती है। रिच क्लास होगी वो आपकी पॉलिटिकल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने का इतना जो है मतलब हिम्मत रखती है। जो मिडिल क्लास होती है, आप पॉलिसीज बनाते ही उसको देख के, क्योंकि ये हमारी पॉलिसीज से कैसा रिएक्ट करेंगे, तो पावर तो उनके पास में भी है। कास्ट के पास में भी पावर होती है, डिफरेंट कम्युनिटीज के पास में भी पावर होती है। आप इन चीजों को ऑब्जर्व करिए सोसाइटी के अंदर कि कैसे ये पावर एंड अथॉरिटी ना केवल गवर्नमेंट के पास में होती है, बल्कि डिफरेंट क्लासेस, पार्टीज, क्लास एंड कास्ट के बीच में भी पावर होती है। और ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये कैसे एक स्टेट के पावर स्ट्रक्चर को पूरा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे ये पॉलिसीज एंड प्लान्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप बताओ, क्या केवल सरकार नियम बनाती है, नीति बनाती है और आप उसको मान लेते हो? नहीं, ऐसे बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी कास्ट हैं, क्लास हैं जो आपके पावर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करने की हिम्मत रखती हैं। अब वो क्या है, कैसे हैं, ये आप लोग सोचिए थोड़ा इसके बारे में और मुझे भी कमेंट सेक्शंस में बताइए। बाकी हम आगे इसको पढ़ ही रहे हैं। सो इट इज फोकस इज नॉट जस्ट ऑन व्हाट मे बी कॉल्ड स्पेसिफिकली पॉलिटिकल एसोसिएशन सच एज स्टेट लेजिस्लेशन, टाउन काउंसिल एंड पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि सोशियोलॉजी केवल स्पेसिफिकली पॉलिटिकल एसोसिएशन को ही स्टडी नहीं करती है, जहां पर हम स्टेट लेजिस्लेचर को देखते हैं, पार्लियामेंट, विधानसभा हो गई आपकी, और आपके जो निगम, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गई, पंचायत हो गई, सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि वो एसोसिएशन जो इन पॉलिटिकल एसोसिएशन को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे स्कूल, बैंक, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जिनका एम केवल पॉलिटिक्स नहीं होता बल्कि और भी डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं जो हम आगे स्टडी करते जाएंगे कि कैसे रिलीजन, कैसे एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं सोशियोलॉजी को अफेक्ट करती हैं एंड कैसे ये सभी सोशल इंस्टीट्यूशन हैं। सो द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हैज़ बीन वाइड, यानी कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, केवल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस तक ही सीमित नहीं है। Now its range has extended from the study of international movements to village factions। देखिए सोशियोलॉजी जब हमने स्टडी किया था, सोशियोलॉजी का स्कोप देखा था, तो वहाँ हमने देखा था कि सोशियोलॉजी केवल सोसाइटी में इंडिविजुअल्स को ही स्टडी नहीं करती बल्कि इंडिविजुअल्स को, सोसाइटी के अंदर ग्रुप्स को, नेशंस को, इवन इंटरनेशनल इवेंट्स को तक स्टडी करती है। तो यानी कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। आगे और कितने डायमेंशंस आते हैं और कैसे कैसे कौन कौन से सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कैसे ये सोसाइटी को अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस करते हैं, ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर होगी, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलीजन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन।
चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ रहे थे एंड हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फैमिली, मैरिज, किनशिप, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन डिस्कस कर लिया था डिटेल में। आज से एक न्यू पार्ट चैप्टर के स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन, एक सामाजिक संस्थान की तरह किस तरीके से काम करता है। ठीक है, So unified set of beliefs and practices related to sacred things। ठीक है, अगर आप रिलीजन को डिफाइन करो तो रिलीजन क्या है? यूनिफाइड सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स which unite the people into a single moral community is known as religion। देखो अपनी आदत है, अपन ना डेफिनेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स को पहले हाईलाइट कर लेते हैं, फिर उन पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, तो ये रिलीजन की डेफिनेशन में कुछ 4-5 चीजें अपन को दिख रही हैं, जैसे कि यूनिफाइड सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि कुछ मान्यताएं हैं, बिलीव्स हैं, है ना, कुछ हमारा फेथ है, हमारी मान्यताएं, हमको लगता है ये चीज ऐसी है, और हमारी धारणाएं हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, है ना, कुछ ऐसी चीजें जो हम करते हैं, यूनिफाइड, एक ही है, वो सबके लिए एक ही है। यूनिफाइड सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं जो कि सेक्रेड थिंग्स से रिलेटेड हैं, यानी कि कुछ पवित्र चीजों से, बहुत ही पावन, जिसे पूज्य माना जा सकता हो, ऐसी चीजों से रिलेटेड हैं। ये जो बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं ये इन सेक्रेड थिंग्स से रिलेटेड हैं, या फिर वो बहुत ही पवित्र हैं। जो भी हमारी मान्यताएं हैं या जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही पवित्र हैं या पूज्य योग्य हैं। विच यूनाइट द पीपल, और ये जो बिलीव्स हैं, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये लोगों को जोड़ती हैं, है ना, उनको यूनाइट करती हैं into a single moral community, एक सिंगल मॉरल कम्युनिटी में, सिंगल एकल, मॉरल हो गया आपका जो चीज, मॉरल क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, नैतिक, है ना, जो चीज नैतिक हो, और कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में जोड़ती है, एक समुदाय के अंदर जो है आप सभी को जोड़े रखी है, एक साथ रखी है, नैतिक मूल्यों पर बेस्ड है, मॉरल वैल्यूज पर बेस्ड है। यानी कि कुछ ऐसे बिलीव्स, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि सेक्रेड थिंग्स से रिलेटेड हैं, जो कि बड़ी ही पवित्र हैं, पूज्य मान्यताएं हैं हमारी कुछ, और ये मान्यताएं हमें लोगों से जोड़े रखती हैं, जो इन मान्यताओं को मानते हैं हमें उनसे जोड़े रखती हैं, और कुछ इस तरीके से एक सिंगल मॉरल कम्युनिटी, एक एकल नैतिक समुदाय का जो है क्रिएशन करती हैं। ऐसी एक संस्थान को या ऐसी एक यूनिट को हम रिलीजन कहते हैं, या ऐसे कोई चीज अगर हो रही है तो हम उसे रिलीजन कहते हैं। अगर बिल्कुल हिंदी मीनिंग में अपन समझे, शाब्दिक अर्थ जिसे कहते हैं, तो धर्म का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को धारण कर रहे हो। ठीक है, धर्म का मतलब होता है आप किसी चीज को धारण कर रहे हो, आप उसे मान रहे हो। कुछ ऐसे विचार हैं, कुछ ऐसी थिंकिंग है, कुछ ऐसे थॉट्स हैं जिन्हें आपको लगता है कि ये जो है सही है और मुझे इन्हें धारण करना चाहिए, मुझे इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी लाइफ में इन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये जो धारणाएं हैं, ये जो मान्यताएं हैं, ये बड़ी ही पवित्र हैं, सेक्रेड हैं। और जब ऐसे बहुत से लोग इन चीजों को मानने लग जाते हैं, ऐसी धारणा को मानने लगते हैं, धर्म को अपनाने लगते हैं, तो वो रिलीजन कहलाता है। ठीक है, वो धर्म कहलाता है आपका, आप जैसे धारण कर रहे हो वो आपका धर्म है, वो आपका रिलीजन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिज्म है, ये सभी रिलीजन है, तो देखो ये सभी क्या है, ये सभी संप्रदाय हैं, ये सभी जो हैं ये सेक्ट हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी एक कम्युनिटी में देखो, आप किसी भी एक कम्युनिटी के अंदर देखो, चाहे हिंदू में देखो, मुस्लिम में देखो, तो यहाँ पे कुछ परंपराएं हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं जिन्हें हमेशा से माना जा रहा है। ठीक है, कुछ परंपरा चली आ रही हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं जिन्हें शुरू से लेके अभी तक माना जा रहा है, और उन्हीं के बेसिस पर ये आगे काम करती हैं। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे ये कम्युनिटीज आगे काम करती है। तो ये क्या है, ये एक संप्रदाय है या फिर ये एक सेक्ट है, ये आते रिलीजन के अंदर ही है। ठीक है, इन्हें हम रिलीजन के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो अगर सिर्फ आपसे कोई एक वर्ड में पूछे कि रिलीजन क्या है या धर्म का मतलब क्या है, तो यानी कि जो चीज जिसे हम धारण कर सकते हो, ऐसे थॉट्स, ऐसे बिलीव्स, ऐसी प्रैक्टिसेस जिसे हम धारण कर सकते हैं, और वो क्या है, वो मॉरल है और वो सेक्रेड है। ठीक है, तो ये होता है रिलीजन का मीनिंग सबसे पहले तो। ठीक है, ये डेफिनेशन आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। तो ये है आपका रिलीजन।
नाउ अब हम क्योंकि सोशियोलॉजी में रिलीजन को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सोसाइटी के साथ में सारी चीजों को लिंक्ड अप करके पढ़ेंगे. सो इट एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटी दो इट वरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री एक्सेट्रा. अब ये जो रिलीजन होता है, जो धर्म होता है, ये हर एक सोसाइटी के अंदर होता है, चाहे फिर वो डिफरेंट सोसाइटीज क्यों ना हो, यानी कि डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट तरीके से होता है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होता है, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट होता है, लेकिन प्रेजेंट होता है. रिलीजन हर एक सोसाइटी के अंदर होता है. We have seen how sociological findings about society are different from religious reflections. अब अपन एक बार अपने चैप्टर 1 की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल हिस्ट्री में. तो अपन ने वहां पे पढ़ा था कि कैसे सोशियोलॉजी रिलीजियस रिफ्लेक्शन से अलग होती है. ठीक है, अपन ने ये चीज डिस्कस करी थी कि जहां सोशियोलॉजी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस की बात करती है, वहीं जो रिलीजियस थ्योरिस्ट होते हैं या जो थियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो ये चीज बता दें कि क्या चीज नैतिक है और क्या चीज अनैतिक है ना, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. पर सोशियोलॉजी क्या स्टडी करती है कि क्या चीज हो रही है, एंड इफ इट इज देन व्हाई इट इज सो. ऐसी चीजों का आंसर कौन करती है? सोशियोलॉजी. यानी कि सोशियोलॉजी रिलीजियस रिफ्लेक्शन से तो बहुत अलग होती है, ये चीज अपन को पता है. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अब पर डिफरेंस क्या है सोशियोलॉजी और रिलीजियस रिफ्लेक्शन के बीच का डिफरेंस हमको किन बेसिस पे समझ में आता है और कैसे? देखो, अब आप कह रहे हो एक तरफ तो रिलीजन और सोशियोलॉजी बिल्कुल अलग अलग है, पर फिर ये बाद में सोसाइटी में एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन वर्क कैसे कर रहे हैं? तो यानी कि कुछ चीजें तो होंगी जो सिमिलर होंगी, या अगर सिमिलर नहीं होगी तो हम उन्हें कैसे स्टडी करते हैं, ये चीज अपन डिस्कस करते हैं. तो ठीक है, रिलीजन क्या होता है, इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया. अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड थियोलॉजिकल स्टडी. थियोलॉजिकल स्टडी या रिलीजियस स्टडी, है ना. So the sociological study of religion is different from a religious or theological study of religion in many ways. अब बहुत सारे तरीकों से जो है sociological study religious study से different है. कैसे? तो सबसे पहले empirical method. अपन सोशियोलॉजी में क्या करते हैं? अपन एम्पायरिकल मेथड यूज करते हैं, एम्पायरिकल रियलिटी को देखते हैं, ये काम करते हैं अपन. So it conducts empirical studies of how religions actually function in society and its relationship to other institutions. तो देखो, सोशियोलॉजी में अपन क्या करते हैं, अब अगर क्योंकि रिलीजन बिल्कुल एक डिफरेंट स्फीयर है, तो क्या अपन रिलीजन को छोड़ देंगे? सोसाइटी में तो भैया रिलीजन एग्जिस्ट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिलीजन का, तो फिर कैसे एक रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है? तो देखो, सोशियोलॉजी क्या करता है, सोशियोलॉजी एम्पायरिकल स्टडी करता है रिलीजन्स की जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं. एम्पायरिकल स्टडी यानी कि स्टडी फ्रॉम एक्सपीरियंस और नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस. ठीक है, वो ये देखता है कि इन रिलीजन से पास्ट हिस्ट्री में क्या चीजें हुई हैं सोसाइटी में, और एट प्रेजेंट रिलीजन क्या स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में, और इसके रोल प्ले करने से सोसाइटी को क्या नुकसान हुआ है या क्या फायदा हुआ. यानी कि सारा कुछ रियलिटी में जो भी चीजें हुई हैं, चाहे वो हिस्ट्री में हो चाहे आज की बायोग्राफी में हो, उसको स्टडी करता है. आपको चैप्टर 1 याद आ रहा होगा, अपन ने वहां पे ये सारी चीजें डिस्कस करी थी. तो उनको स्टडी करता है पहले वो, ठीक है, पहले वो पूरा एक्सपीरियंस लेता है सारी चीजों का, फिर उसके बाद में वो बताता है कि रिलीजन कैसे रेलिवेंट है सोसाइटी के लिए और कैसे वो बाकी अदर डिसिप्लिन्स या बाकी अदर इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं, जैसे फैमिली, किनशिप, मैरिज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, इनके साथ में क्या रिलेशनशिप मेंटेन करता है. ऐसा कौन करता है? ऐसी स्टडी कौन करता है? ऐसी स्टडी करता है सोशियोलॉजी रिलीजन की. इसे कहते हैं एम्पायरिकल मेथड ऑफ स्टडी. ठीक है. Now the empirical method means that sociologist does not have a judgmental approach to religious phenomena. यानी कि जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ एक जजमेंटल फिनोमेना पर बेस्ड नहीं होते, उनका एक जजमेंटल अप्रोच नहीं है. उनका ये नहीं है कि भैया ऐसा हो रहा है तो शायद इसका ये रीजन होगा, या ये चीज ऐसी है तो हो सकता है ऐसा होगा. वो कॉमन सेंस नॉलेज की तरफ जाते नहीं है, उस चीज की बात नहीं करते. हम क्या बात करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक मेथड्स. ठीक है, यानी कि क्या चीजें एग्जैक्टली हैं तो ऐसा क्यों है, ये बात करते हैं हम सोशियोलॉजी के अंदर, ना कि हम जजमेंटल अप्रोच रखते हैं कि चीजों को जज कर लिया ये ऐसा है तो ऐसा है.
ऐसा अप्रोच हमारा सोशियोलॉजी में नहीं होता, लेकिन ऐसा अप्रोच किसका होता है, रिलीजन का, या रिलीजियस स्टडी या थियोलॉजिकल स्टडी का। तो इस तरीके से दोनों जो है डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि रिलीजन भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है तो इसीलिए सोशियोलॉजी में हम रिलीजन को स्टडी करते हैं, जिसमें हमारी पहली मेथड है एम्पायरिकल मेथड। एम्पायरिकल मेथड के थ्रू हम रिलीजन को स्टडी करते हैं डिफरेंट सोसाइटीज में, और हम उसकी एम्पायरिकल स्टडी करते हैं। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। देन नेक्स्ट इज कंपैरेटिव मेथड। अब और कैसे डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, सोशियोलॉजिकल स्टडी एंड थियोलॉजिकल स्टडी में, तो कंपैरेटिव मेथड होती है सेकंड। कंपैरेटिव मेथड में क्या होता है, the comparative method is important to sociology because it brings all society on level with each other। क्योंकि कंपैरेटिव मेथड में हम सभी सोसाइटीज को एक दूसरे की सोसाइटी के साथ में कंपेयर करते हैं और सभी सोसाइटीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड तक लेके आते हैं। देखो कंपैरेटिव मेथड में अगर आप कंपैरेटिव का सिर्फ मीनिंग देखो, सिर्फ टर्म कंपैरेटिव का मीनिंग देखो, तो कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, चीजों को कंपेयर करना, या हम उनकी तुलना कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो कंपैरेटिव मेथड या तुलनात्मक स्टडी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सोसाइटीज की कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं कि कौन सी सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है, एंड वहां पर रिलीजन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उससे हमको समझ में आता है कि रिलीजन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन क्या रिलीजियस स्टडी के अंदर आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो, आप वहां पर कंपैरेटिव स्टडी नहीं करते हो, क्योंकि हम सभी के लिए हमारा रिलीजन जो होता है वो सुप्रीम होता है। ठीक है, तो कंपैरेटिव मेथड हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम सोशियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, और ये वाली जो मेथड होती है ये विदाउट बाइस एंड प्रिजुडाइज होती है, इसमें कहीं भी पक्षपात जैसी चीज नहीं होती है, ये बिल्कुल बाइस मतलब बिल्कुल ही अनबाइज्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी पक्षपात नहीं होगा, कोई किसी का साइड नहीं लेगा, जस्ट जो चीजें हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे कंपैरेटिवली ऑफ सोसाइटीज। ठीक है, और सोसाइटीज में रिलीजन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसकी, ये हम कहाँ पे करते हैं, ये हम करते हैं सोशियोलॉजिकल स्टडी। देन व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब ये क्या होता है, so it investigates religious beliefs, practices and institutions in relation to other aspects of society and culture। अब क्या करते हैं, जब अपन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं या सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन करते हैं, या एक सोशियोलॉजिस्ट का लेंस पहन के अपन जब सोसाइटी को स्टडी करते हैं, तो अपन देखते हैं कि ये जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, देखो ये रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं, ये प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें अपन अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे मत समझना कि सारी चीज़ें जो है बड़ी कंफ्यूजिंग सी है या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर अपन को सिर्फ समझना है कि रिलीजन क्या होता है और रिलीजियस स्टडी सोशियोलॉजिकल स्टडी से कैसे अलग है, क्योंकि सोशियोलॉजी रिलीजन की तरह नहीं सोचता कि अगर ये ऐसा है तो ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा नहीं सोचता। सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, क्या चीज हो रही है हम उसको स्टडी करते हैं। तो अब हम जब उसको स्टडी करते हैं तो हम कैसे स्टडी करते हैं, पहला हम एम्पायरिकल मेथड यूज करते हैं, दूसरा हम कंपैरेटिव मेथड यूज करते हैं, और तीसरा हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू, यानी कि सोशियोलॉजिस्ट का चश्मा पहन के फिर अपन स्टडी करते हैं सोसाइटी को। तो इसमें थर्ड केस में अपन क्या करते हैं कि जो भी रिलीजियस बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी रिलीजियस बिलीव्स हैं ना, रिलीजियस मान्यताएं हैं कि हमारे धर्म में ये चीज़ मानी जाती है, ये धारणा, ये थिंकिंग है, ये काम किया जाता है, ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं रिलीजन से रिलेटेड, उन सभी को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम उन सभी की साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, एंड हम देखते हैं कि बाकी अदर जो एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी में और कल्चर जो है सोसाइटी में, इन सभी के साथ में कैसे रिलीजन का तालमेल हो रहा है और वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज अपन कहाँ करते हैं, ये अपन करते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। Then the sociological perspective means that religious life can be made intelligible only by relating it to domestic life, economic life and political life। यानी कि ये जो सोशियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव है, यानी कि जब आप सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजिस्ट का चश्मा पहन के जब आप सोसाइटी को स्टडी करते हो, तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि रिलीजियस लाइफ को आप तभी समझ सकते हो,
तभी डिटेल्ड में जान सकते हो, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो जब आप रिलीजन को डोमेस्टिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ में स्टडी करोगे। ये कौन कहता है? ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहता है। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने पढ़ा कि रिलीजन क्या होता है। सबसे पहली चीज तो रिलीजन अपन ने देखा कि यूनिफाइड सेट ऑफ बिलीफ्स होते हैं जो कि सेक्रेट थिंग्स पर बेस्ड होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक सिंगल मॉरल कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं। तो ये होता है रिलीजन, और रिलीजन के अंदर ही सेक्ट भी होती है। ये चीज अपन ने डिस्कस करती है। अब जो रिलीजन होता है वो हर एक सोसाइटी के अंदर होता है, चाहे कितनी डिफरेंट सोसाइटी हो, कितने डिफरेंट रीजन हो, कंट्री हो, लेकिन हर एक सोसाइटी में रिलीजन एग्जिस्ट करता है। अब जो रिलीजियस स्टडी होती है, जो रिलीजन होता है, वो सोशियोलॉजी से डिफरेंट होता है। ये अपन जानते हैं, अपन ने चैप्टर 1 में ये चीज देखी थी। क्योंकि रिलीजन क्या चीज बोलता है, व्हाट इज मॉरल, व्हाट इज इमोरल। यानी कि एक चोर चोरी कर रहा है तो वो बोलेंगे कि ये काम करना गलत है, आपको चोरी नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन बोलेगा? ऐसा रिलीजन बोलेगा, धर्म कहेगा ऐसा। लेकिन सोशियोलॉजी क्या बोलेगी कि अगर ये चोरी कर रहा है तो ये चोरी क्यों कर रहा है, आप इस चीज का पता लगाओ। ठीक है, अगर ये चीज है तो ये चीज क्यों है। एंड फिर हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिकली सारी चीजों को स्टडी करते हैं, कुछ मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कंपैरेटिव मेथड, एम्पायरिकल मेथड। एम्पायरिकल मेथड में अपन क्या करते हैं, अपन पूरा पास्ट हिस्ट्री को देखते हैं, देन अपन अपनी बायोग्राफी को देखते हैं, और जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके थ्रू हम जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है उससे अपना नॉलेज गेन करते हैं, उससे इंटेलिजेंट बनते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो वैसे ही अपन रिलीजन में भी करते हैं ना। रिलीजन में मतलब रिलीजन को भी अपन ऐसे ही स्टडी करते हैं। देन कंपैरेटिव मेथड में अपन क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज के रिलीजन को स्टडी करते हैं, एंड फिर एक अपन थीसिस डेवलप करते हैं। एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अपन क्या करते हैं, अपन सोशियोलॉजिस्ट का लेंस पहन के फिर रिलीजन को स्टडी करते हैं। तो जब अपन ऐसा करते हैं तो अपन को समझ में आता है कि रिलीजन को अगर समझना है तो कहाँ समझो, डोमेस्टिक लाइफ में समझो, यानी अपनी घरेलू लाइफ में समझो आप, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आने वाले लेक्चर में समझेंगे। एंड इकोनॉमिक लाइफ में देखो और पॉलिटिकल लाइफ में देखो तो कैसे ये रिलीजन इन सारी डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर से कनेक्टेड है, और कैसे ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये अपन अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इफ स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया था, एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि रिलीजन क्या होता है और कैसे रिलीजियस स्टडी सोशियोलॉजिकल स्टडी से डिफरेंट होती है। अब हम देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिलीजन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो हर एक समुदाय में पाई जाती हैं, या कुछ समुदाय में, यानी कि कुछ रिलीजन, आई मीन समुदाय मीन्स आई मीन रिलीजन, कुछ रिलीजन्स में पाई जाती हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं और जो पर्टिकुलरली हर एक रिलीजन में भी होती है। सो द फर्स्ट इज रिलीजन एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज बट इट मे वरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, यानी कि जो रिलीजन होता है वो हर एक सोसाइटी में प्रेजेंट होता है, बस डिफर करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। यानी कि जो रिलीजन है वो हर एक सोसाइटी में, अब देखो सोसाइटीज पूरे वर्ल्ड में है, पूरे ग्लोब पे है, हर एक सोसाइटी डिफरेंट है, ये भी हमने पढ़ा था। अब ये जो हर एक सोसाइटी डिफरेंट है, वैसे ही हर एक डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि रिलीजन हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, बट इट मे वरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, सोसाइटी टू सोसाइटी और कंट्री टू कंट्री। देन every religion has its own rituals, beliefs, customs and ceremonies. हर एक रिलीजन के अपने कुछ अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक संस्कार होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, यानी कि कुछ मान्यताएं होती हैं, यकीन होता है, भरोसा होता है, कुछ अपने कस्टम्स होते हैं, कुछ संस्कार हैं, कुछ धार्मिक रिलीजन मतलब सेरेमनीज होती हैं, उपसंस्कार, ये बहुत सारी चीजें हर एक रिलीजन में होती है ना। कस्टम, सेरेमनीज, बिलीव्स, रिचुअल्स, हर एक रिलीजन के अंदर ये चीज होती है। देन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर ऑफर्ड टू गॉड। देखो रिलीजन में ना हम सभी अपने आप को एक डिवाइन पावर से कनेक्ट करके रखते हैं, हम सभी अपने आप को एक डिवाइन पावर से कनेक्ट करके रखते हैं जो बहुत ही पवित्र है, पायस है और मतलब सुप्रीम है, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, वो सबसे ऊपर है, वो सुप्रीम है और उसे अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात करा जाए तो गॉड के नाम से जाना जाता है। अब आप हिंदुइज्म में देखो तो ईश्वर,
मुस्लिम कम्युनिटी में देखो तो अल्लाह, सिखिज्म में देखो तो वाहिगुरु, क्रिश्चियंस में देखो तो उनके जो भी उनके अपने गॉड होते हैं। तो ऐसे ही हर एक रिलीजन में एक डिवाइन सुप्रीम पावर होती है जो कि होते हैं गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये जो गॉड होते हैं हर एक रिलीजन, और हम सभी अपने अपने धर्म में अपने आप को उनसे कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन धर्म सिर्फ और सिर्फ गॉड से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि नास्तिक होते हैं ना, वो लोग भगवान को नहीं मानते, दे आर अथीस्ट, लेकिन फिर भी वो उनके अपने बिलीफ्स होते हैं, उनके अपने थॉट्स होते हैं, उनकी अपनी थिंकिंग होती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि इसे मुझे अपनी लाइफ में जो है धारण करना चाहिए। तो यानी धर्म क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया ही था, और कैसे सेक्ट वगैरह अलग होती है धर्म से, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिलीजन का, वो क्या कह रहे हैं कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो गॉड को ऑफर किए जाते हैं रिलीजन के अंदर, जो हर एक रिलीजन में अलग अलग होते हैं। जैसे कहीं पे मिल्क ऑफर किया जाता है, फ्रूट्स ऑफर किए जाते हैं, कहीं पे मनी ऑफर किया जाता है, कहीं पे उनको क्लोथ्स ऑफर किए जाते हैं। हर एक रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑफरिंग्स होती हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं गॉड को। देन देयर आर कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। अब देखो रिलीजन में क्या होता है, कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स होती है, यानी कि यकीन करने वाले, भरोसा करने वाले उस डिवाइन पावर पे, है ना, जिस डिवाइन पावर की हम बात कर रहे हैं। वैसे ही रिलीजियस जो भी एक्टिविटीज होती, जो भी रिलीजन होता है, उस रिलीजन को मानने वाले होते हैं, ठीक है, उस रिलीजन को मानने वाले होते हैं, उस पर यकीन करने वाले होते हैं, उस पर भरोसा करने वाले होते हैं, और ये सभी लोग मिलके कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स क्रिएट करते हैं। ये सभी लोग मिलके कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स क्रिएट करते हैं, या फिर हम इनको कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, जितने भी लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं। ऑल फॉलोअर्स हैव डीप फेथ इन गॉड्स ब्लेसिंग and material objects are connected with God is and any material object connected with God is considered sacred। सभी धर्म के अंदर, सभी रिलीजन में गॉड के साथ में एक बहुत ही स्पेशल जो है नाता या रिश्ता सभी का होता है, ठीक है। और उनके ऊपर यानी कि जैसे गॉड जो भी हैं, जो भी आपके भगवान हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए आप हमेशा, मतलब आपको बहुत भरोसा होता है कि वो हमेशा मेरे साथ में हैं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, वो हमेशा मेरे को ब्लेस करते हैं ना, मैं उनसे ब्लेस्ड अप हूँ, और हमेशा वो मेरे साथ में, यानी कि हम अपने आप को उस डिवाइन पावर के साथ में कनेक्ट करके रखते हैं। और कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी मान्यता जो भगवान से रिलेटेड है, जो गॉड से रिलेटेड है, उसको हम सेक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं, पूजनीय मानते हैं रिलीजन के अंदर। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिलीजन का। क्या क्या होते हैं, सभी सोसाइटीज में एग्जिस्ट करते हैं, सभी में रिचुअल्स, बिलीफ्स, सेरेमनीज, कस्टम्स होते हैं, सभी में ऑफरिंग्स होती हैं गॉड को, और गॉड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सेक्रेड होती हैं, और इन्हें कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स भी कहा जाता है या माना जाता है, क्योंकि ये सभी लोग बिलीव करते हैं ना इन सारी चीजों में, धर्म में बिलीव करते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। Then almost all religions believe in the concept of heaven, hell and reincarnation। सभी रिलीजन में, ऑलमोस्ट सभी रिलीजन में स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म की बातें होती हैं। हर एक धर्म, हर एक रिलीजन ये चीज मानता है कि इंसान का जन्म होता है, फिर उसका जो मरण होता है उसके बाद में वो स्वर्ग जाएगा या वो नर्क जाएगा। भले हम उसे अपने रिलीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे अगर आप हिंदू कम्युनिटी में देखो तो स्वर्ग नर्क नाम से जानते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में देखो तो जन्नत नाम से जानते हैं। तो यानी कि हम भले ही डिफरेंट नेम से जानते हैं, लेकिन हर एक कम्युनिटी में हेवन, हेल जैसी बातें होती हैं, और री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म में हम बिलीव करते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर है। रीइंकारनेशन मतलब पुनर्जन्म में हम बिलीव करते हैं। नाउ देयर आर सम प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सम रिलीजन वर्शिप। अब कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि रिलीजन में वर्शिप किए जाते हैं, कुछ रिलीजन में, सब रिलीजन में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ रिलीजन में वर्शिप किए जाते हैं। जैसे कि काऊ है, काऊ को बहुत सैक्रेड माना जाता है, पूजनीय है, पवित्र है, उसको पालिए, उसका जो दूध है, उसका जो वो मिल्क देती है उसको आप पीजिए, वो बहुत ही पवित्र है, आप उससे शुद्ध हो जाएंगे। इस तरीके की बातें होती, सबका अपना अपना मानना है ना, धर्म है। देन कुछ ऐसे
ट्री है, प्लांट्स है, जैसे तुलसी हो गई, आपका पीपल हो गया, केले का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, तो ऐसे जो है इन सभी को बहुत धार्मिक माना जाता है ना, इन सभी को बहुत धार्मिक माना जाता है, इनको वर्शिप किया जाता है, ये पूजनीय होते हैं ना। जैसे आप रिलीजन में क्या होता है कि जो सूर्य है, जो सन है, मून है, इनकी भी पूजा होती है ना, बहुत से रिलीजन्स में होती है। तो ये क्या होता है, ये अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन रिलीजन के अंदर मान्यताएं हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। Then there is a feeling of awe, respect and recognition associated with supernatural entity। जिस डिवाइन पावर की मैं बात कर रही हूँ, जिस supernatural entity की अपन बात कर रहे हैं कि एक ऐसी डिवाइन पावर है, ऐसी कोई सुपर नेचुरल सी अलौकिक सी चीज है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है या थिंग है जो हमें दिखती नहीं है, हमें नजर नहीं आती, लेकिन हमारा भरोसा है उसके ऊपर, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हम अपने आप को उससे जोड़ के देखते हैं। ये हर एक रिलीजन के अंदर होता है, हर एक रिलीजन में एक ऐसी सुपरनैचुरल एंटिटी है जिससे हम उसे जोड़ के देखते हैं, एक पावर हमें अपने आप में फील होती है। जब भी हम रिलीजन की, धर्म की बात करते हैं, हम अपने धर्म की बात करते हैं, हम डिवाइन पावर की, सुपरनैचुरल एक अलौकिक शक्ति की बात करते हैं, तो हमें एक जो है बड़ा ही मतलब उत्साह हमारे अंदर आ जाता है, हम बहुत ही एंथुसियास्टिक हो जाते हैं और हम अपने आप को उससे एसोसिएट करने लगते हैं। कभी अगर हमको लो फील होता है, लेकिन हम ऐसे सोच लें, जस्ट हम ऐसे ही सोच लें कि नहीं कोई बात नहीं, अगर आज ऐसा दिन है तो कोई बात नहीं, कल अच्छा होगा, हमें भगवान पे भरोसा है। तो ये जो चीज है ना कि हमें नहीं पता भगवान कहाँ है, ठीक है, हमने ना कभी भगवान को देखा है, लेकिन हम उनके साथ में अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम भगवान तो है, मंदिरों में है ऊपर, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रही हूँ, आप सबकी अपने अपने बिलीव्स है, मेरे अपने अपने बिलीव्स है ना, मैं भी मानती हूँ इन चीजों को। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने उस एंटिटी को कभी नहीं देखा है ना, आपने मंदिरों में देखा है, किसी ने मस्जिदों में देखा है, किसी ने अपने गुरुद्वारे में देखा है, तो किसी ने चर्च में देखा है, सबने अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपनी सुपरनैचुरल एंटिटी को क्रिएट किया है। हमारे लिए हमारा भगवान हमारे हिसाब का होता है, ठीक है, हमारा गॉड जैसा हम चाहते हैं वैसे होते हैं और वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो यानी एक फीलिंग ऑफ जो है और रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन एसोसिएटेड विथ सुपरनैचुरल एंटिटी, ये रिलीजन के अंदर जो है होती है। तो क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, हमने देख लिया कि सभी सोसाइटी में रिलीजन होता है, देन उसके बाद में अपने रिचुअल्स बिलीव्स होते हैं रिलीजन के अंदर, रिलीजन में एक गॉड होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें ऑफर करते हैं, और कोई भी चीज अगर गॉड से रिलेटेड है तो वो हमारे लिए सेक्रेड हो जाती, पवित्र हो जाती, पूजनीय हो जाती है। एंड देयर आर कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। देन हमने देखा कि हर एक रिलीजन में री इनकारनेशन, हेवन हेल जैसी चीजों की मान्यताएं हैं, उन्हें माना जाता है, लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। और कुछ रिलीजन्स में हम काऊ, एनिमल, प्लांट्स जो भी हैं, आपके ट्रीज हैं, हम उनको वर्शिप करते हैं, हम इवन प्लैनेट्स को वर्शिप करते हैं, हम मिट्टी को भी वर्शिप करते हैं, हम धरती को भी वर्शिप करते हैं। तो यानी कि अपने अपने बिलीव्स हैं, अपनी अपनी धारणाएं हैं। एंड फीलिंग है एक सुपरनैचुरल एंटिटी के साथ में रिस्पेक्ट की, एसोसिएशन की एंड रिकॉग्निशन की। सो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिलीजन के। अगर आप सभी रिलीजन्स में इन जनरल देखो तो कुछ बिलीव्स होते हैं, मान्यताएं तो होती हैं इन जनरल, जो सभी रिलीजन में होते हैं। तो बिलीव्स, कस्टम्स, रिचुअल्स हर एक रिलीजन में होते हैं। सेकेंडली एक रिस्पेक्ट फीलिंग, सुपरनैचुरल एंटिटी के साथ में फीलिंग ऑफ और रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन हर एक रिलीजन के अंदर होता है। एंड कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये तो हर एक सोसाइटी के हर एक रिलीजन के अंदर पाए जाते हैं। क्या तीन चीज? सबसे पहला तो फीलिंग ऑफ रेवरेंस या ऑ, फीलिंग ऑफ रेवरेंस या ऑ विथ सुपरनैचुरल एंटिटी, ठीक है, पहली तो ये चीज होती है। दूसरी चीज क्या होती है हर एक रिलीजन के अंदर, हर एक रिलीजन के अंदर सेट ऑफ बिलीव्स, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ धारणाएं हैं जो हर एक रिलीजन के अंदर पाई जाती हैं। तीसरी चीज क्या होती है? कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, ठीक है, यानी कि विश्वास करने वालों की
और जो यकीन करने वालों की एक पूरा समुदाय रिलीजन के अंदर आपको मिल ही जाएगा। हर एक रिलीजन में होता है। अगर मानने वाले ही नहीं होंगे तो फिर रिलीजन को हम कैसे समझेंगे। तो यानी कि ये जो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बेसिक नोट कराए हैं, ये 3 पॉइंट्स हर एक रिलीजन के अंदर आपको पाए जाएंगे, आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी कि इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो आप इन 3 पॉइंट्स के थ्रू इन चीजों को समझ सकते हो। थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिलीजन के। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मुझे किसी ने कहा था मैम स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दिया करिए, तो देखिए मैं टाइम दे रही हूँ बात करके, आप ले लीजिए अभी स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये सभी जो हैं पॉइंट्स हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिलीजन के, विशेषताएं हैं जो हर एक रिलीजन में पाई जाती हैं। आई होप आपको क्लियर होगी सारी चीजें। ओके, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिचुअल्स एंड रिलीजन, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बाकी इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस कर लिया था एंड अब हम रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि रिलीजन क्या होता है एंड रिलीजियस स्टडी सोशोलॉजिकल स्टडी से कैसे डिफरेंट होती है एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन। अब हम देखने वाले हैं रिचुअल्स एंड रिलीजन क्या होता है। देखिए, रिचुअल्स यानी कि आपके धार्मिक संस्कार, अनुष्ठान, या आप जो भी आपके यहाँ पर क्रियाएं की जाती है ना, धार्मिक क्रियाएं हिंदी में कहूँ तो, या फिर रिचुअल्स है ना इंग्लिश में रिचुअल्स, एंड रिलीजन यानी कि धर्म। ये दोनों चीजें क्या होती हैं ये अपन पढ़ने वाले हैं। सो द रिचुअल्स एसोसिएटेड विथ रिलीजन आर वेरी डाइवर्स। जो रिचुअल्स, जो धार्मिक अनुष्ठान धर्म के साथ में, रिलीजन के साथ में जोड़े जाते हैं या उनके साथ में होते हैं, वो दोनों बहुत ही अलग अलग हैं। वेरी डाइवर्स यानी कि जोड़ा जा रहा है, साथ में एसोसिएट किया जा रहा है, पर दोनों बहुत ही अलग अलग हैं। तो अब भैया साथ में भी हैं और अलग अलग भी हैं, तो ये कैसे है देखते हैं अपन। तो हम पढ़ रहे हैं रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि रिलीजन को हम सोशल स्फीयर में पढ़ रहे हैं ना, सोसाइटी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये रिचुअल्स और रिलीजन कैसे अलग अलग है, ये इस कंटेक्स्ट में इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको आगे की चीजों को समझना है। So rituals acts may include praying, chanting, singing, eating certain kinds of foods, fasting on certain days and so on. Ritual acts क्या होते हैं या धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक संस्कार क्या होते हैं, जैसे कि आप डेली प्रेयर करते हो भगवान से, है ना, आप रोज उनके जो है पैर पढ़ते हो, उनको पूजते हो, पूजा करते हो, या उनको जो है आप नमाज पढ़ते हो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग है ना, आप ये करते हो। आप कुछ दिन उपवास करते हो, रोजे रखते हो, या फिर आप जो है कुछ सर्टेन काइंड्स ऑफ फूड ही खाते हो, या फिर आप कुछ फूड्स खाने से मना कर देते हो कि हम ये फूड आज के दिन नहीं खाएंगे, या ये फूड हम अपनी लाइफ में नहीं खाएंगे, या फिर गाना गाना, भजन करना, कीर्तन करना, ये जो सभी एक्ट्स होते हैं, ये सभी एक्ट्स रिचुअल्स होते हैं। ये सभी एक्ट्स रिचुअल्स होते हैं ना, आपके धार्मिक अनुष्ठान है, आपकी धार्मिक क्रियाएं, आपके संस्कार, जो चीजें आप घर में करते हो, पूजा करना, रोज सुबह शाम को दिया बत्ती करना घर में, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, दिया बत्ती करना, किसी घर में कहते हैं संजा करना, ऐसे ही होता है ना। बाकी और अलग अलग रिलीजन्स में डिफरेंट नेम से भी जानते होंगे। फिर अपन फास्टिंग करना, प्रे करना, सिंग करना, गाने गाना भगवान के लिए, उनको अच्छी उनके लिए प्रेयर्स गाना, उनके लिए आरती करना, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज रिचुअल एक्ट्स कहलाती हैं। नाउ रिचुअल एक्ट्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड रिलीजियस सिंबल्स। दे are usually seen as quite distinct from the habits and procedures of ordinary life. देखो क्या कहा जा रहा है कि जो रिचुअल एक्ट्स होते हैं वो रिलीजियस सिंबल्स के साथ में एसोसिएट किए जाते हैं, उनके साथ में जोड़े जाते हैं ना। जैसे आपके लिए मान लेते हैं रिलीजियस सिंबल हो गए आपके गॉड, और ये रिचुअल एक्ट्स जो हैं उन्हीं के साथ में जोड़े जाते हैं, उन्हीं के साथ में एसोसिएट किए जाते हैं। लेकिन जो रिचुअल एक्ट्स होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, वो आपकी जो डेली लाइफ की, जो आपकी ऑर्डिनरी लाइफ के हैबिट्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं और उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। अब ये कैसे होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आप अपने घर में शाम को जाते हैं और बड़ा अंधेरा हो रहा है, शाम के टाइम तो अंधेरा हो जाता है, तो आपने घर में ट्यूबलाइट ऑन कर दी, CFL लगी होगी, जो भी लगी होगी, आपने उसको ऑन कर दिया। सिंपल है भैया, रोज ऑन करेंगे, अब अंधेरा होएगा तो लगाएंगे ही ना।
और फिर आपके जैसे आज गाने सुनने का मन हुआ, बढ़िया बढ़िया गाने सुन लिए आपने जो है थिएटर में, वो सॉरी अपने होम थिएटर में, अपने सिस्टम में आपने बढ़िया बढ़िया गाने सुन लिए। ये हो गई आपकी डेली लाइफ, ठीक है। अब इसके बाद में रिचुअल एक्ट्स यानी कि क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपने शाम को गए घर में और आपके घर में दिया बत्ती का टाइम है, भगवान की पूजा करने का टाइम है, आप गए, आपने भगवान के सामने दीपक जला दिया। दीपक जलाना भगवान के सामने एक रिचुअल हो जाएगा, रिलीजन से एसोसिएट कर दिया जाएगा, धर्म है भैया, ये हमारा धर्म कर्म है, हम इसे रोज करते हैं, ये हमारे संस्कार हैं कि हम रोज जो है शाम को भगवान के सामने दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने से भगवान के मंदिर में उजाला हो गया, तो ये हो गया आपका रिचुअल। लेकिन घर में अंधेरा था, लाइट जला दी, तो ये आपकी डेली हैबिट्स होती है, ये आपकी डेली लाइफ है। तो कुछ इस तरीके से जो आपकी ऑर्डिनरी लाइफ है वो आपके रिचुअल एक्ट से थोड़ी सी डिस्टिंक्ट होती है, थोड़ी सी अलग होती है। भगवान के लिए आरती गाओगे तो रिचुअल एक्ट हो जाएगा, धार्मिक संस्कार हो जाएगा। घर में गाने सुनोगे तो वो आपकी डेली लाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी ऑर्डिनरी लाइफ रिचुअल एक्ट से थोड़ी सी अलग होती है। देखो क्वाइट डिस्टिंक्ट है ना, क्वाइट थोड़ी सी डिस्टिंक्ट होती है। Religious rituals are often carried out by an individual in his or her personal everyday life. अब ये जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं ये आपकी एवरीडे लाइफ का पार्ट होते हैं, ठीक है। इन्हें तो आप रोज ही करते हो ना, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ का पार्ट है। आप अपनी पर्सनल स्फीयर में फास्ट रखते हो, है ना। आपको फास्ट रखना है, मान लीजिए किसी दिन रोजा रखना है, फास्ट रखना है, उपवास रखना है, व्रत रखना है, जो भी रखना है आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। क्या उसमें आपको सोसाइटी आके ऐसा बोलती है कि अरे क्यों कर रहे हो, आप खा लो, हम तुम्हें खिला देते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये क्या होता है, ये आपकी पर्सनल स्फीयर है। आपको भगवान के लिए गीत संगीत गाना आपकी पर्सनल स्फीयर है। आपको भगवान के लिए प्रेयर करना है, रोज उनकी पूजा पाठ करनी, आपकी अपनी पर्सनल स्फीयर। आपको डेली 5 टाइम की नमाज पढ़नी, आपका अपना पर्सनल स्फीयर है ना। आपको ये काम करना है या नहीं करना है ये आप पर डिपेंड करता है। यानी कि जो रिचुअल्स होते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, ये पर्सनल स्फीयर में होते हैं, आपकी पर्सनल एवरीडे लाइफ का पार्ट होते हैं। कौन? रिचुअल्स। तो रिचुअल्स क्या होते हैं और कैसे ये रिलीजन से अलग होते हैं? तो देखो रिलीजन से बड़े डाइवर्स होते हैं। रिचुअल्स क्या होते हैं? रोज पूजा करना, भगवान के लिए गाने गाना, उनके लिए प्रेयर करना, सिंगिंग करना, खाना खाना, कुछ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड खाना या फूड नहीं खाना, है ना, और फिर फास्टिंग करना ऑन सर्टेन डेज, ये सारे आपके रिचुअल एक्ट्स होते हैं। रिचुअल एक्ट्स आपकी ऑर्डिनरी लाइफ से अलग होते हैं, ठीक है। रिचुअल एक्ट्स आपकी ऑर्डिनरी लाइफ से अलग होते हैं क्योंकि जो रिचुअल एक्ट्स होते हैं वो रिलीजियस सिंबल्स के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। सेकेंडली जो रिचुअल्स होते हैं वो आपकी पर्सनल एवरीडे लाइफ से रिलेटेड होते हैं, उसमें आपको पर्सनल है, सारा कुछ पर्सनल है, पब्लिक इशू से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। याद होगा ना, पर्सनल एंड पब्लिक इशू अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। थियोलॉजिकल स्टडी एंड सोशियोलॉजिकल स्टडी भी अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। वही चीजों को आगे अपन पढ़ रहे हैं, डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है ये आपकी पर्सनल स्फीयर है। देन और क्या क्या होता है रिचुअल्स और रिलीजन के बीच में? So, but all religions also involve ceremonial practices collectively by believers. अब भैया रिलीजन तो कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स होता है। रिलीजन क्या होता है? जो लोग मानते हैं, जो यकीन करते हैं, जो भरोसा करते हैं, वो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी कम्युनिटी बन जाती है, उनका समुदाय बन जाता है। कम्युनिटी कब बनता है या समुदाय कब बनता है? जब इनके साथ में एक वी फीलिंग होती है। देखो एक सेकंड के लिए सारी चीजें साइड करते हैं, सोशल ग्रुप पर अपन आ जाते हैं। अपन ने चैप्टर 2 में सोशल ग्रुप पढ़ा था। इस सोशल ग्रुप में अपन ने क्या पढ़ा था कि एक ऐसा ग्रुप, ऐसा कलेक्शन जहां पर वी फीलिंग हो, एक एम हो, एक गोल हो, वो सोशल ग्रुप होता है। इसके अलावा जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो कलेक्टिविटीज कहलाते हैं या कासी ग्रुप्स कहलाते हैं। चैप्टर 2 में अपन ने पढ़ा था जो कि इकट्ठे तो हैं एक जगह पर उनका कोई अपना एम नहीं है, उनके बीच में वी फीलिंग नहीं है। वो क्या कहलाती? वो कहलाती है कलेक्टिविटी। ये अपन ने चैप्टर 2 में पढ़ा था। अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि सभी रिलीजन्स में कुछ सेरेमनीज होती हैं जो प्रैक्टिस की जाती हैं कलेक्टिवली बाय बिलीवर्स। ये कलेक्टिवली का मतलब क्या हो गया? आपका कासी ग्रुप, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो एक धर्म को मानते हैं, उस धर्म में बिलीव करते हैं, हालांकि वो सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, उनके अंदर एक वी फीलिंग अभी जनरेटेड नहीं है।
हैं वो सभी एक ही ग्रुप के, पर उनके अंदर वी फीलिंग नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली। कलेक्टिवली बाय बिलीवर्स, यानी कि धर्म को मानने वाले जितने भी सभी लोग हैं वो सभी कलेक्टिवली कुछ सेरेमनीज को प्रैक्टिस करते हैं। कुछ समारोह उनके बीच में भी होते हैं ना, अपने धर्म में कितने तरीके के समारोह होते हैं, कभी कोई प्रोग्राम कभी कोई होता है। तो वो हर एक रिलीजन के अंदर कुछ सेरेमनीज होती हैं जो कि कलेक्टिवली बिलीवर्स के द्वारा करी जाती हैं। कहाँ से ये कलेक्टिवली पर अपन आए हैं? अपन यहाँ से आए कि रिचुअल्स जो होते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ का पार्ट है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेरेमनीज होती हैं, कुछ ऐसे भी समारोह होते हैं जो कि कलेक्टिवली बिलीवर्स के द्वारा प्रैक्टिस किए जाते हैं। यानी कि अब रिलीजन केवल रिचुअल तक ही सीमित नहीं है, अब वो आपकी पर्सनल लाइफ से पब्लिक लाइफ तक आ चुका है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? रेगुलर सेरेमोनियल्स नॉर्मली ऑकर इन स्पेशल प्लेसेस, चर्च, मॉस्क, टेम्पल, श्राइन। अब ये रेगुलर सेरेमनीज, ये समारोह कैसे होते होंगे? जैसे मान लीजिए हम सभी जो है कुछ स्पेशल प्लेसेस पे कभी कभी जाते हैं या रोज भी जाते हैं। जैसे हम मंदिर जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम या फिर मॉस्क में जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, या फिर हम गुरुद्वारे में जाते हैं। तो हम हर एक रिलीजन अपने अपने अकॉर्डिंग, और हम तो सेक्युलर कंट्री, तो हम तो भैया कहीं भी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं ना। मतलब हम मंदिर भी जाते हैं, हम दरगाह भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं। तो ये जो है, ये जब हम एक स्पेशल प्लेसेस पर कुछ सेरेमनीज के लिए जाते हैं, तो अब क्या हो रहा है? मंदिर में तो बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे आप मंदिर में गए, मंदिर में बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो भीड़ क्या कहलाएगी? काशी ग्रुप कहलाएगी, कलेक्टिविटी कहलाएगी। तो अब क्या मंदिर आके पूजा करना, यानी एक धार्मिक अनुष्ठान करना, सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ रह गई? अब आप पब्लिक रील में आ चुके हैं, अब आप पब्लिक क्षेत्र में आ चुके हैं। अब आपका जो पर्सनल लाइफ थी वो कहीं ना कहीं पब्लिक या फिर सोसाइटी से रिलेट हो चुकी है। रिलीजन इज अबाउट द सेक्रेड रिल। अब ये जो रिलीजन होता है ये इसी सेक्रेड रिल को स्टडी करता है, इसी धार्मिक, मतलब जो धर्म होता है वो इसी पवित्र क्षेत्र को, इसी पावन क्षेत्र को स्टडी करता है। सेक्रेड मतलब क्या होता है? कोई पवित्र पूजनीय चीज है, कोई बिल्कुल पायस है ना, प्योर पायस जो चीज होती है वो सेक्रेड हो जाती है। और रिल्म यानी कि क्षेत्र, कोई एक एरिया। तो यानी कि इस पवित्र रिल्म को, इस पवित्र क्षेत्र को, इस पूजनीय क्षेत्र को, इस सेक्रेड रिल्म को स्टडी करता है रिलीजन। एक बार वापस से सारी चीजें रिकॉल करते हैं। देखो रिचुअल क्या है? रिचुअल आपका पर्सनल स्फीयर है। आपको पूजा करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, फास्ट रखना है रखो, नहीं रखना नहीं रखो, आपका पर्सनल स्फीयर है। रिचुअल्स पर्सनल स्फीयर है। लेकिन हम लोग जैसे मंदिर जा रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, हम मॉस्क जा रहे हैं, तो ऐसी जगह पर हम अकेले तो नहीं है, वहां पे हमारे साथ और भी बहुत सारे बिलीवर्स हैं, रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, धर्म विश्वास करने वाले लोग हैं। तो ये क्या होगा? ये कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स होगी। यानी अब हमारी पर्सनल लाइफ पब्लिक के साथ में मिक्सड अप होगी, अब हम पब्लिक के साथ में लिंक्ड अप हो चुके हैं, है ना। तो ये जो पब्लिक रिल्म है, ये जो टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है, ये सभी सेक्रेड मानी जाती है ना। ये सभी पावन पवित्र क्षेत्र माना जाता है। मंदिर जो है बड़ा ही पवित्र होता है ना, पूजनीय स्थान होता है। तो ये जो पूजनीय स्थान है, ये जो सेक्रेड रिल्म है, रिलीजन इस सेक्रेड रिल्म को ही स्टडी करता है। वो आपके पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन वो आपकी सेक्रेड रिल्म को स्टडी करता है, इन पावन पवित्र चीजों को ही स्टडी करता है। कौन? रिलीजन। Sociologists of religion following Emile Durkheim are interested in understanding this sacred realm which every society distinguishes from profane. अब जो रिलीजियस सोशोलॉजिस्ट हैं, जो रिलीजन को जिन्होंने स्टडी कराया, जैसे इमाइल डर्कीम, तो वो क्या करते हैं? वो इस सेक्रेड रिल्म को समझना चाहते हैं, वो इस पवित्र स्थान, इस पवित्र क्षेत्र, पूजनीय क्षेत्र को समझना चाहते हैं कि ये क्या है और क्यों कुछ जगह पवित्र मानी जाती हैं, रिलीजन के अंदर सेक्रेड मानी जाती हैं, और कुछ चीजें प्रोफेन यानी कि अपवित्र मानी जाती हैं। जैसे कि जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है, देह संस्कार किया जाता है, तो वहां कहा जाता है वहां मत जाइए, वो जो है इतनी मतलब पावन जगह नहीं है, पवित्र नहीं है, ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा जनरली कहा जाता है रिलीजन में। तो वो ये स्टडी करना चाहते हैं कि रिलीजन में कुछ एक क्षेत्र सेक्रेड और कुछ एक क्षेत्र प्रोफेन यानी कि अपवित्र कैसे है, इस चीज को स्टडी सोशोलॉजिस्ट करते हैं, सोशोलॉजिस्ट ऑफ रिलीजन, जैसे इमाइल डर्कीम।
Studying religion sociologically lets us ask questions about the relationship of religion with other social institutions. जब हम religion को sociologically study करते हैं तब हम अपने आप से ये सारे questions पूछ पाते हैं कि religion क्या है और religion बाकी other institutions के साथ में किस तरीके से related है, उसका बाकी other religions के साथ में क्या relationship है. ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करा था? रिचुअल्स एंड रिलीजन से स्टार्ट करा था. रिचुअल क्या होता है ये हमने देखा. रिलीजन सैक्रेड रीम की बात करता है और सोशियोलॉजी के अंदर हम इसी सैक्रेड रीम की बात करते हैं या हम इसी को स्टडी करते हैं. देखो एक बार वापस से समझते हैं. जो रिचुअल्स हैं ये हमारे पर्सनल लाइफ में है. ठीक है, हम क्या धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है. जो रिलीजन है हमारा, अब देखो हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो पब्लिक लाइफ बन जाती है जब हम सभी रिलीजन को मानने वाले एक साथ हो जाते हैं. जब हम सभी रिलीजन को मानने वाले कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स पूरे एक साथ हो जाते हैं तो हमारी पर्सनल लाइफ पब्लिक लाइफ बन जाती है. यानी कि अब जो है हम धीरे धीरे एक सैक्रेड रील्म के अंदर आ गए, एक पवित्र क्षेत्र के अंदर आ गए, है ना. इसमें अपन ने मंदिर मस्जिद इन सभी का एग्जाम्पल लिया. रिलीजन इस सैक्रेड रील्म को ही स्टडी करता है. रिलीजन इस सैक्रेड रील्म को स्टडी करता है और रिलीजन को जब हम सोशियोलॉजिकली स्टडी करते हैं, जब हम रिलीजन की सोशियोलॉजिकल स्टडी करते हैं तब हम समझते हैं कि रिलीजन क्या है और कैसे सोसाइटी के बाकी अदर इंस्टीट्यूशंस रिलीजन से एसोसिएटेड हैं या उसके साथ में उनका क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. रिचुअल्स क्या होते हैं, रिलीजन क्या होते हैं एंड कैसे हमारी पब्लिक लाइफ पर्सनल लाइफ पब्लिक लाइफ बन जाती है, कैसे हम सेक्रेड रील में आ जाते हैं और रिलीजन कैसे बाकी अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ में रिलेटेड है. आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं. इफ पॉसिबल मैं वहीं क्लियर कर दूंगी आपका डाउट एंड इफ नॉट तो हम यहाँ पर सारी चीजों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में और डिटेल में समझते हैं कि रिलीजन कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी एंड रिलीजन. रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन हम डिस्कस कर रहे थे एंड प्रीवियस लेक्चर्स में रिलीजन क्या होता है एंड रिलीजियस स्टडी एंड सोशियोलॉजिकल स्टडी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर बाद में ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन एंड रिचुअल्स, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं. अब हम पढ़ते हैं कि ये सोशियोलॉजी और रिलीजन एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं और कैसे रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है. सो स्टार्ट करते हैं. सोशियोलॉजी लुक्स एट पावर इन वाइडर सेंस. देखिए हमने स्टार्ट किया है पावर के साथ में. पावर क्या होती है हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ऑन अदर्स, ताकि वो दूसरों से अपना काम अपना विल फुलफिल करवा सके, अपना काम अपनी जो भी उसकी इच्छा है वो दूसरों से अपना काम करवा सके. ये एबिलिटी जिसके अंदर होती है उसके पास में पावर होती है. सो पावर इज एबिलिटी. सारी चीजें हमने पहले डिस्कस करी थी. तो सोशियोलॉजी जो है वो पावर को एक बहुत ही वाइडर सेंस में समझता है. जो सोशियोलॉजी है वो पावर को बहुत ही वाइडर सेंस में समझता है, यानी कि एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव के अंदर हम पावर को समझते हैं सोशियोलॉजी में. Therefore, sociology looks at religious sphere and its relationship with political sphere. इसीलिए हम सोशियोलॉजी को जब रिलीजियस स्फीयर में देखते हैं या रिलीजियस स्फीयर के अंदर सोसाइटी को देखते हैं तो हम वहां पर पॉलिटिकल स्फीयर के साथ में उसको कंपेयर करते हैं, पॉलिटिक्स के साथ में हम उसको कंपेयर करते हैं. देखो धीरे धीरे समझ रहे हैं चीजों को. पहले वो कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी पावर को बहुत ही वाइडर कंसेप्ट में समझती है और जब सोशियोलॉजी रिलीजन को समझती है तो उसको वहां पर उसकी रिलेशनशिप, रिलीजन की रिलेशनशिप पॉलिटिक्स के साथ में भी दिखाई देती है. रिलीजन हैज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ पावर एंड पॉलिटिक्स. यानी इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप जोड़ो तो आपको समझ में आएगा कि रिलीजन की बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होती है पावर एंड पॉलिटिक्स के साथ में.
ठीक है, देखो सबसे पहले क्या कहा कि सोशियोलॉजी पावर को एक वाइडर सेंस में समझता है। सोशियोलॉजी पावर को केवल पॉलिटिक्स के अंदर ही स्टडी नहीं करता, बल्कि पावर कौन सी क्लासेस के पास में है, कौन सी कास्ट के पास में है, कौन सी कम्युनिटी के पास में, सोसाइटी में कहाँ कहाँ पावर रिसाइड कर रही है, ये सारी स्फीयर में सोशियोलॉजी पावर को स्टडी करता है। सेकेंडली जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द गवर्नेंस ऑफ अ एरिया, किसी एक एरिया को, किसी एक टेरिटरी, किसी एक स्थान पर जो शासन करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सभी पॉलिटिक्स के अंदर आती हैं। और पॉलिटिक्स में पावर और अथॉरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये अपन ने पॉलिटिक्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर डिस्कस किया था। तो वैसे ही जब हम रिलीजन को स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में, तो हमको दिखता है कि रिलीजन की पॉलिटिक्स के साथ में भी एक रिलेशनशिप है। तो अगर दोनों पॉइंट्स को इन ऑल देखें तो हमको समझ में आएगा कि रिलीजन की पॉलिटिक्स और पावर के साथ में बड़ी ही क्लोज रिलेशनशिप है। अब कैसे है रिलेशनशिप, तो देखिए जो रिलीजन होते हैं ना, वो हमारे इमोशनल सेंटिमेंट्स होते हैं, वो हमारे बिलीफ्स होते हैं, हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं, जो चीज हमें लगती है कि ये चीज सही है, नैतिक है, हमें इसे धारण करना चाहिए, कोई भी थॉट्स, कोई भी बिलीफ्स, कोई भी थिंकिंग, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका रिलीजन होता है। आपका रिलीजन एक बहुत ही इमोशनल, एक बहुत ही लविंग टाइप का बॉन्ड होता है। ठीक है, आपका जो भी धर्म होता है, आप उससे इमोशनली, भावनात्मक रूप से कनेक्टेड होते हैं। आपके लिए आपका रिलीजन बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता है। और कोई भी अगर रिलीजन के बारे में, आपके रिलीजन के बारे में गलत बात करता है या कोई ऐसी बात करता है जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, इसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, है ना। यानी कि हमारे लिए हमारा रिलीजन बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता है, हम उससे इमोशनली अटैच्ड हैं, हमारे इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं रिलीजन के साथ में। अब पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में पावर को हासिल करना है ना। पॉलिटिक्स के अंदर अगर आपको शासन करना है एक एरिया पे, तो आपके पास में पावर होनी चाहिए, पावर के साथ साथ अथॉरिटी भी होनी चाहिए। पावर गेन करने के लिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पावर गेन करने के लिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनेता होते हैं, ये लोग आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स का फायदा उठाते हैं। ठीक है, वो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स का फायदा उठाते हैं, आपको मतलब एक तरीके से हिंदी बिल्कुल में कहें तो आपको बरगलाते हैं। आपके इस इमोशनल बॉन्ड का यूज करके, आपका सपोर्ट लेके, है ना, आपके रिलीजन को यूज करके ये लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। आप कहेंगे मैम पॉलिटिक्स पढ़ने लग गए हम बीच में, तो देखिए पॉलिटिक्स और पावर के साथ में रिलेशन समझ रहे हैं। पॉलिटिक्स में क्या होता है, शासन करना है, शासन करने के लिए लोग आपके ऊपर पावर एक्सरसाइज करते हैं। अब वो पावर जब उनके पास में अथॉरिटी होती है, तब वो उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। अपन ने पॉलिटिक्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन में ये चीज डिस्कस करी थी। तो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स का फायदा उठाते हैं, आपसे रिलीजियसली मतलब आपके साथ में कनेक्ट होंगे, आपके रिलीजन को बढ़ावा देंगे और इस तरीके से आपसे बातें करते हैं। और फिर उसके बाद में आपके रिलीजन से सपोर्ट लेके, आपका सपोर्ट लेके फिर ये लोग पावर में आते हैं। यानी कि सबसे पहले तो ये आपके रिलीजन के साथ में कनेक्ट करते हैं, आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बेसिस पर पॉलिटिक्स करते हैं, शासन करते हैं और अल्टीमेटली ये लोग पावर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप होता है पॉलिटिक्स और पावर के बीच में। इसके अलावा जब पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन, जब हम स्टडी करते हैं, रिलीजन पॉलिटिक्स इन सभी को जब हम साथ में स्टडी करते हैं, तो रिलीजन पॉलिटिक्स को, शासन को बदलने की भी हिम्मत रखता है। ठीक है, यानी कि रिलीजन पॉलिटिक्स के साथ में एसोसिएटेड है, तो जो रिलीजन है वो आपके सोसाइटी में जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, उनके शासन को बदलने का या चेंज करने का या चेंज लाने के लिए भी हमेशा अग्रसर रहता है, हमेशा आगे रहता है। यानी कि रिलीजन, पॉलिटिक्स और पावर के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप है। अब फॉर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Periodically in history there have been religious movements for social change like anti-caste movement और movements against gender discrimination। पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमने देखा है कुछ एंटी कास्ट मूवमेंट्स हुई थी, कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर मूवमेंट्स हुई थी। एंटी कास्ट मूवमेंट्स होगी जैसे आपकी पेरियार मूवमेंट हुई थी। ठीक है, एक पेरियार थे साउथ इंडिया के, वो जो है
उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि वो छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, तो उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, तो उन्होंने इस चीज के खिलाफ मूवमेंट चलाई। अब मंदिर जो है, मंदिर एक रिलीजियस सिंबल है, ठीक है, रिलीजियस सिंबल है, आप उनको उसमें नहीं जाने दे रहे, तो यानी कि आप उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कास्ट के बेसिस पे, और रिलीजन के साथ में आप उनके, रिलीजन तो देखो हमारी भावना है, हमारी धारणा है, आप उसमें किसी के साथ में ऐसे मतलब पक्षपात कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट चलाई, अंबेडकर ने एंटी कास्ट मूवमेंट चलाई, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे मूवमेंट्स हुई। जैसे आप देखो अभी सबरीमाला का जो केस था, ठीक है, जो सबरीमाला मंदिर का केस था, वहां पर क्या किया जाता था, वुमेन को एंट्री नहीं दी जाती थी मंदिर के अंदर, ये माना जाता था कि भैया वुमेन जो है प्योर नहीं होती हैं, तो इसीलिए उनको हम एंट्री नहीं देंगे। यानी कि आप जेंडर के बेसिस पे किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो यानी कि ये फिर बाद में क्या हुआ, ये सभी मूवमेंट्स चले, है ना। सबरीमाला केस अगर आप कभी स्टडी करो तो आप देखोगे कि कैसे एक पूरा मूवमेंट चला कि भाई आप क्यों मना कर रहे हो, आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो, क्या कारण है, कोर्ट तक केस गया, फिर कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया, सारी चीज, यानी कि एक पूरा मूवमेंट चला। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को हम लेके आते हैं पूरे सीन के अंदर कि भैया आप क्या कर रहे हो, ऐसा अगर डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में हो रहा, आपका काम है कि सोसाइटी के अंदर भेदभाव ना हो, सोसाइटी इक्वल हो, हम सभी जो नागरिक हैं, जैसे अपन ने मॉडर्न स्टेट पढ़ा था तो हमने देखा था कि मॉडर्न स्टेट्स में सभी इक्वल होते हैं, सभी के पास में इक्वल राइट्स होते हैं, सिटीजनशिप राइट्स होते हैं, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों। तो हम क्या करते हैं, पहला मंदिर हो गया एक रिलीजियस सिंबल, दूसरा हम पॉलिटिक्स को बीच में लेके आ गए कि ये आप ये सारी चीजें हो रही हैं तो सरकार का क्या काम है, आप क्या चीज इसमें कर रहे हो, और फिर उसके बाद में रिलीजन और पॉलिटिक्स मिलके सोशल चेंज लाने की बात करते हैं। तो ऐसे ही सोशियोलॉजी, रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज। Now, religion is not just a matter of private belief of an individual, but it is also a public character, or it has also a पब्लिक कैरेक्टर। देखो अब जो रिलीजन होता है वो केवल किसी का प्राइवेट बिलीफ नहीं है कि हाँ मेरी ऐसी मान्यता है, मैं ऐसा मानती हूँ, तो ये मेरा पर्सनल स्फीयर नहीं है। रिचुअल्स पर्सनल स्फीयर होते हैं, लेकिन रिलीजन पर्सनल स्फीयर नहीं होता, आपका अपना प्राइवेट स्फीयर नहीं है, रिलीजन का पब्लिक कैरेक्टर है। ये पब्लिक कैरेक्टर जो है रिलीजन का हैज एन इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी। ये जो एक पब्लिक कैरेक्टर है रिलीजन का, ठीक है, हम रिलीजन को जोड़ते हैं सारी चीजों के साथ में, ठीक है, हमने अभी देखा कैसे रिलीजन, पॉलिटिक्स, पावर और सोसाइटी के साथ में बड़ी ही क्लोज रिलेशनशिप में। तो ऑब्वियसली अब जब सोसाइटी के साथ में रिलेटेड है तो प्राइवेट स्फीयर तो रह नहीं गया, अब पब्लिक स्फीयर हो गया, पब्लिक कैरेक्टर हो गया। तो कैसे ये रिलीजन बाकी अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ में रिलेटेड है, ये चीज भी हम रिलीजन के पब्लिक कैरेक्टर के अंदर समझते हैं या स्टडी करते हैं ना। अपन ने देखा कैसे भैया इस जो रिलेटेड है पॉलिटिक्स के साथ में, कैसे सोसाइटी के साथ में रिलेटेड है। अब जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं जैसे मैक्स वेबर हो गए, आपके इमाइल डर्कीम हो गए, क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट बिलीव दैट एज सोसाइटी मॉडर्नाइज्ड रिलीजन वुड बिकम लेस इन्फ्लुएंशियल ओवर वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ। अब जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं वो ये चीज मानते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज और होती जाएगी वैसे वैसे ये रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है, रिलीजन का जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा, ठीक है। देखो कहाँ से स्टार्ट करा था अपन ने, स्टार्ट करा था रिलीजन एंड सोशियोलॉजी से। अपन ने देखा था कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी बड़े ही क्लोज रिलेशनशिप में, पावर, पॉलिटिक्स, रिलीजन बड़े क्लोज रिलेशनशिप में। कैसे रिलीजन पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, पॉलिटिक्स रिलीजन को अफेक्ट करती है, अपन ने कुछ एग्जांपल से इन चीजों को समझा। फिर अपन ने ये चीज देखा कि रिलीजन जो है वो प्राइवेट स्फीयर की तो बात नहीं, पब्लिक कैरेक्टर है, पब्लिक कैरेक्टर है इसीलिए रिलीजन बाकी अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ में भी रिलेटेड है। अब जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं वो ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज होगी वैसे वैसे रिलीजन का प्रभाव कम होता जाएगा, इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन डिस्क्राइब्स दिस प्रोसेस। वो ये कहते हैं कि अगर आप सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज कैसे हो रही है। इंडिया के एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया एक सेक्युलर नेशन है ना, इंडिया एक सेक्युलर नेशन है। इंडिया में सभी रिलीजन्स एक साथ में रहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। सेक्युलराइजेशन यानी कि हम किसी एक रिलीजन को मान्यता नहीं देते, हमारे लिए सभी रिलीजन्स इक्वल हैं,
ठीक है, हम किसी एक रिलीजन को मान्यता नहीं देते, हमारे लिए सभी रिलीजन्स इक्वल हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर मेरा ये रिलीजन है तो वो मेरे लिए बिल्कुल सुप्रीम है, मैं किसी और के रिलीजन को नहीं मानूंगा। लेकिन आज की सोसाइटीज में कैसा गया कि मेरा जो रिलीजन है वो ठीक है, सुप्रीम है, लेकिन आपका रिलीजन भी सुप्रीम है, आप उसको मानिए, मैं अपने रिलीजन को मानती हूँ। तो इस तरीके का एक जो सेक्युलराइजेशन पूरा कंट्री में हो गया, जैसे आप इंडिया के केस में देखो, हिंदू रह रहे हैं, जैन रह रहे हैं, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हर एक रिलीजन रहता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, उसके बावजूद भी यूनिटी है। यूनिटी क्यों है? क्योंकि अब हमने अपने रिलीजन को सुप्रीम नहीं करा, अब हमने हमारी ह्यूमैनिटी को सुप्रीम कर दिया, ठीक है, यानी कि रिलीजन से ज्यादा, धर्म से ज्यादा इंसानियत ऊपर है, और हम धर्म के बेसिस पे किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करेंगे। ये भी तो धर्म ही है, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करो, ये भी तो एक धर्म है, इसको भी धारण करना चाहिए, है ना। तो इंसानियत का जो प्रिंसिपल है, ह्यूमैनिटी का जो प्रिंसिपल है, वो सुप्रीम हो गया, और रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं क्लासिकल सोशियोलॉजी। तो ये भी एक रिलीजन है, सोशियोलॉजी और रिलीजन के साथ में जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज होगी, रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर है आपको? Now, contemporary events suggest a persisting role of religion in various aspects of society. लेकिन अगर आप कंटेम्प्रेरी इवेंट्स देखो, आज के टाइम में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी घटनाएं या जो भी चीजें हो रही हैं आज के टाइम में, अगर आप उसको देखो तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो रिलीजन है उसका परसिस्टेंट रोल हो चुका है सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट्स में, ठीक है, सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट्स में। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं मैक्स वेबर। A work by Max Weber demonstrates how sociology looks at religion in its relationship to other aspects of social and economic behavior. Max Weber की स्टडी अगर आप देखो, उनका वर्क अगर आप स्टडी करो तो आपको समझ में आएगा कि सोशियोलॉजी कैसे सोशियोलॉजी का रिलीजन के साथ में रिलेशनशिप है, और कैसे रिलीजन का बाकी अदर सोशल डिसिप्लिन्स के साथ में रिलीजन है, जैसे कि इकोनॉमिक बिहेवियर, जैसे कि इकोनॉमिक बिहेवियर या इकोनॉमिक्स। यानी कि अभी तक तो हमने देखा कि कैसे रिलीजन सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक प्राइवेट कैरेक्टर नहीं है, वो पब्लिक कैरेक्टर है। दूसरा, रिलीजन कैसे पॉलिटिक्स के साथ में रिलेटेड, ये चीज हमने देखी। रिलीजन हमारी फैमिली में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, अगर आप इन इंस्टीट्यूशंस की बात करो तो रिलीजन हमारी फैमिली में, हमारे घर परिवार में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा क्या धर्म है, या हमारी मैरिज को भी डिटरमाइन करता है, हमारी किनशिप को भी डिटरमाइन करता है, हमारी फैमिली को भी डिटरमाइन करता है, हमारी लाइफ स्टाइल को भी डिटरमाइन करता है, हर एक चीज को डिटरमाइन करता है रिलीजन। यानी रिलीजन फैमिली, मैरिज, किनशिप से भी रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है, सोसाइटी से भी रिलेटेड है, और बाकी अदर स्फीयर से भी रिलेटेड है। अब मैक्स वेबर समझा रहे हैं कि कैसे इकोनॉमिक बिहेवियर से रिलेटेड है, और वो इसमें कैल्विनिज्म के थ्रू आपको सारी चीजें समझाएंगे, ठीक है। तो क्या है कैल्विनिज्म, कैसे रिलीजन कैल्विनिज्म से एसोसिएटेड है या इकोनॉमिक्स के साथ में एसोसिएटेड है, एंड रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एज अ होल, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि कैसे सोशियोलॉजी और रिलीजन एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे रिलीजन पॉलिटिक्स और पावर के साथ में रिलेटेड है, और जैसे जैसे हम मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये रिलीजन का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे शायद कम होता जाएगा, पर एटलीस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में पहले हम उसको पढ़ें, तब हम किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। ओके, सो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि क्या है सोशियोलॉजी एंड रिलीजन के बीच का रिलेशनशिप। ओके, अब आप देख लो कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो आपको जस्ट गूगल पे एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही आप उसको एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है। आपको जिस भी क्लास को स्टडी करना है जस्ट उस क्लास पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे आपने क्लास 11 पर क्लिक करा, ये देखिए सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है जस्ट आप उस पर वॉच नाउ करिए। ये देखिए वॉच नाउ का बटन है, आपको नीचे शो हो रहा होगा। वॉच नाउ पर क्लिक करा आपने, ये देखिए सारे चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आपको जो भी चैप्टर स्टडी करना है, जिस भी चैप्टर का जो भी पार्ट स्टडी करना है जस्ट उस पर क्लिक करिए। ये देखिए सारे सब पार्ट्स यहाँ पर आपको ओपन हो जाएंगे। जो भी वीडियो देखना है जस्ट उस पर वॉच नाउ करिए और ये देखिए बढ़िया सा बढ़िया भैया वीडियो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ओके,
सो वीडियो को एंजॉय करिए, यहाँ से देखना है नेक्स्ट वीडियो देखिए, कैंसिल करना है कैंसिल करके कुछ और देखिए। यानी कि बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड करता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% ऑनलाइन एजुकेशन। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।